कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लॉर्ड से जो अपने वर्कर्स के साथ एक अजीब सा रूल्स फॉलो करवा रहा होता है। वो उन्हें अनलिमिटेड व्हाइट राइस और प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स देता है और बदले में बस रोज 8 घंटे काम करवाता है। साथ ही पोर्क स्ट्यू सिर्फ वीकेंड पर। उसे पूरा यकीन होता है कि इतने सिंपल लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रूल्स देखकर वर्कर्स जल्दी रिवोल्ट कर देंगे। लेकिन पहले ही दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। कोई भी काम छोड़कर भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सब चुपचाप काम में लगे रहते हैं। बस उनके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा होता है, क्या ये हमारी आखिरी मील है? तीसरे दिन माहौल भारी हो जाता है। वर्कर्स पैनिक करने लगते हैं, लेकिन उसी के बीच एक उम्मीद भी जिंदा रहती है। हमारा लॉर्ड हमें भूखा नहीं मरने देगा। और फिर 7वें दिन अचानक सब वर्कर्स एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में अजीब सा रिजॉल्व होता है और वो कहते हैं, लॉर्ड, अगर हम डूबे तो आपको भी साथ लेकर डूबेंगे। हमारी जिंदगी। 1 महीना गुजरते गुजरते वही लोग पूरी तरह बदल जाते हैं। उनके अंदर एक अजीब सा लगाव पैदा हो जाता है, यहां तक कि वो उसे एक येलो रोब पहनाते हैं जिस पर ड्रैगन बना होता है। साफ इशारा कि वो उसे एम्परर मानने लगे हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर अनईजी महसूस करता है, क्योंकि वो खुद को इस देश के लिए लॉयल मानता है। उसके कोई गलत इरादे नहीं हैं। असल सच्चाई ये होती है कि 2.5 साल पहले वो अचानक ट्रांसमाइग्रेट होकर एक पुराने काउंटी मजिस्ट्रेट के शरीर में आ गया था और उसी समय उसके अंदर एक पावरफुल मटेरियल सिस्टम अवेकन हुआ था। उसे लगा था कि यह सिस्टम उसे सीधा सक्सेस की चोटी तक पहुंचा देगा, लेकिन शुरुआत में सिस्टम ने उसे सिर्फ अनलिमिटेड राइस, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स और यूनान बाव दिए। तभी उसे एक पुरानी इंटरनेट डिस्कशन याद आती है, जिसमें लोग बहस कर रहे थे कि अगर एंशिएंट लेबरर्स को सिर्फ राइस और प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स दिए जाएं, तो क्या वो रिवॉल्ट करेंगे? और ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया था, नहीं। कुछ ने तो मजाक में कहा था कि अगर राइस भरपूर हो, पॉरेज थिक हो और वेजिटेबल्स में सेसमी ऑयल डाल दिया जाए, तो ये लोग बिना शिकायत के ग्रेट वॉल को यूरोप तक बना देंगे। और अब वो खुद उसी बात को अपनी आंखों के सामने सच होते देख रहा होता है। चलते चलते उसके साथ चल रहा ऑफिसर यंगशू दूर इशारा करता है, लॉर्ड, आगे पिंगलियन काउंटी है। सामने की टूटी फूटी दीवारें देखते ही उसे एहसास हो जाता है कि असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है। जैसे ही वो शहर के अंदर कदम रखता है, एक औरत जिसके चेहरे पर गहरा स्कार है और 3 उंगलियां नहीं हैं, सीधे उसके सामने घुटनों पर गिर जाती है और मदद की गुहार लगाती है। और उसके बाद जैसे पूरा क्राउड ही उमड़ पड़ता है। लोग चारों तरफ से आकर रास्ता रोक लेते हैं। सब जमीन पर झुककर बस खाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं। वो तुरंत कैरेज से खाना निकालने ही वाला होता है कि तभी भीड़ में से एक सख्त आवाज गूंजती है, रास्ता मत रोको नोबल लॉर्ड का। और फिर भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आगे आता है। उसकी कमर पर जंग लगी टूटी तलवार लटक रही होती है, जो तुरंत ध्यान खींचती है। लॉर्ड उससे पूछता है, क्या तुम इनके लीडर हो? तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी हल्की कड़वी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं कोई लीडर नहीं हूं, बस ये लोग मेरी इस टूटी तलवार से डरते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हमें थोड़ा ग्रेन दे दीजिए। ये सुनते ही लॉर्ड बिना हिचकिचाए अपने कैरेज से 2 बोरी राइस निकालता है और उसके हाथ में दे देता है। ये देखकर वो आदमी पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके लिए इतना कीमती ग्रेन इतनी आसानी से मिलना अनइमेजिनेबल होता है। जैसे ही वो बोरी पकड़ता है, आसपास के लोग तुरंत धन्यवाद देने लगते हैं। वो उसका वजन महसूस करता है, करीब 15 से 20 किलो, यानी कुछ समय के लिए सबका पेट भर सकता है। वो उन बोरियों को उसी औरत को देता है जिसने सबसे पहले रास्ता रोका था और कहता है, इसे सब में बांट दो। लेकिन जैसे ही वो बोरी खोलती है, वो हैरानी से चिल्ला उठती है, ब्रदर गू, ये तो फाइन ग्रेन है। और जैसे ही वो आदमी खुद अंदर झांक कर देखता है, वो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है, पूरी तरह से स्टन्ड। कहानी अब आगे बढ़ती है उस पल से जब सबकी नजरें उस सफेद चावल पर टिक जाती हैं। सरनेम वो वाला आदमी इतना इमोशनल हो जाता है कि वो हाथ बढ़ाकर उसे छूकर कंफर्म करना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसे अपने काले और गंदे हाथ दिखते हैं, वो तुरंत रुक जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं ये कीमती ग्रेन खराब ना हो जाए। वहीं पास खड़ा ग्यू नाम का आदमी डिसबिलीफ में पूछता है, लॉर्ड, ये फाइन ग्रेन सच में हमारे लिए है?
और जूजी बस हल्का सा सिर हिला देता है। फिर वो ऊंची आवाज में सब डिसेबल्ड लोगों से कहता है, मेरा नाम जूजी है, मैं इस काउंटी का नया मजिस्ट्रेट हूं और कल से गवर्नमेंट ग्रैनरी खोलकर तुम सबको फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सुनते ही पूरा माहौल फट पड़ता है। भीड़ सुनामी की तरह चिल्लाने लगती है, लॉन्ग लिव मैजिस्ट्रेट। जूजी हाथ उठाकर सबको शांत करता है और फिर उस सोर्ड वाले आदमी से पूछता है, तुम्हारा सरनेम वू है? नाम क्या है? क्या तुम मुझे काउंटी ऑफिस तक ले जाओगे? वो आदमी एक्साइटमेंट में जवाब देता है, मेरा सरनेम वू है, मैं अपने परिवार में छठा हूं, इसीलिए सब मुझे वू ही बुलाते हैं। जोजी हल्का सा सिर हिलाता है, ठीक है, रास्ता दिखाओ। जैसे जैसे वो शहर के उसका दिल भारी होने लगता है। चारों तरफ टूटी हुई छतें, बर्बाद घर, हर चीज उजड़ी हुई। जो लोग शहर के अंदर हैं वो बाहर वालों जितने डिसेबल्ड तो नहीं, लेकिन उनकी आंखों में भी कोई उम्मीद नहीं बची। तभी आगे चल रहा वो जोर से चिल्लाता है, कोर्ट ने हमें नहीं छोड़ा, नया मैजिस्ट्रेट आ चुका है, कल से ग्रैनरी खुलेगा और हम सबको ग्रेन मिलेगा। ये सुनते ही लोगों की बुझी हुई आंखों में अचानक रोशनी चमक उठती है, जैसे किसी ने अंदर से आग जला दी हो। थोड़ी देर बाद वो लोग एक आधा टूटा हुआ बिल्डिंग पहुंचते हैं। वो चिल्लाता है, ओल्ड जंजोंग, कोर्ट ने मजिस्ट्रेट भेज दिया है। कुछ ही सेकंड में एक मध्यम उम्र का आदमी फटे पुराने कपड़ों में 3 लोगों के साथ भागता हुआ बाहर आता है। वो गार्ड वू के पास दौड़कर पूछता है, क्या कहा तुमने? नया मैजिस्ट्रेट आया है? वो पीछे खड़े जूजी की तरफ इशारा करता है, ये है पिंगलियन के नए मजिस्ट्रेट। वो आदमी तुरंत जूजी के सामने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माय लॉर्ड, आप आखिरकार आ गए, कोर्ट ने हमें भुलाया नहीं। जूजी उसे जल्दी से उठाता है और सिटी की हालत के बारे में पूछता है। पता चलता है कि यह छोटा सा काउंटी पहले 5000 से ज्यादा लोगों से भरा हुआ था, लेकिन आधे साल पहले हुए वॉर डिजास्टर के बाद अब मुश्किल से 2000 लोग भी बचे हैं। पहले के मैजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी ने सरेंडर करने से मना कर दिया था और आखिर में देश के लिए मर गए। उनकी गर्दनें काटकर दुश्मनों ने भाले पर टांग दी थी। ये सुनकर जूजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झंझोंग धीरे से पूछता है, माय लॉर्ड, गवर्नमेंट रिलीफ ग्रेन और एड वो कब पहुंचेगा हमारे काउंटी में? जूजी को पहले ही समझ आ चुका होता है कि सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका है, खासकर तब से जब करप्ट प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ने पावर संभाली है। पिछले 6 महीनों में कोई ग्रेन या सपोर्ट यहां नहीं आया और अब आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। जूजी ठंडी आवाज में सीधे सच बोल देता है, आधे साल से कोई ग्रेन या आर्मी नहीं भेजी गई और तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो? उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन हर कोई साफ सुन लेता है और उसी पल सबके चेहरे से उम्मीद की रोशनी गायब हो जाती है। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा जाता है। जूजी ये देखता है और फिर अचानक ऊंची आवाज में बोलता है, आज तुम सबकी हालत देखकर मैं जूजी चुप नहीं रह सकता। लकली मेरे पास खुद का ग्रेन है और जो ग्रेन मैंने खरीदा है वो आज रात ही पिंगलियन पहुंच जाएगा। कल दोपहर से ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। ये सुनते ही जो लोग जाने वाले थे वो फिर से रुक जाते हैं। भीड़ दोबारा इकट्ठा हो जाती है। जूजी आगे बोलता है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये रिलीफ ग्रेन चाहिए तो बिना काम किए नहीं मिलेगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जूजी सीधा लोगों के सामने खड़ा होकर अगला फैसला सुनाता है। वो चारों तरफ टूटी हुई दीवारों की तरफ इशारा करता है और कहता है, पिंगलियन की ये सिटी वॉल्स अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। ये किसी भी गुंडे या बैंडिट से हमें नहीं बचा सकती। उसकी आवाज में सख्ती साफ महसूस होती है। कल सुबह 10 आवर से हम साउथ साइड से वॉल्स रिपेयर करना शुरू करेंगे, चाहे आदमी हो या औरत, बूढ़ा हो या बीमार, यहां तक कि डिसेबल्ड भी। जो भी थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेगा उसे दोपहर में खिचड़ी मिलेगी। ये सुनकर विलेजर्स के चेहरों पर मिक्स्ड रिएक्शन आता है। उन्हें वॉल्स रिपेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो अंदर से इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन असली डाउट ये है, क्या सच में ग्रेन मिलेगा? तभी जूजी तुरंत कमांड देता है, वूली, जाओ और पूरे काउंटी की पॉपुलेशन का हिसाब लगाओ। मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करो और खासकर जो पढ़े लिखे हैं या जिनके पास कोई स्किल है उनकी अलग लिस्ट बनाओ। इतना बोलकर वो कानियन और बाकी लोगों के साथ सीधे काउंटी ऑफिस यानी यामेन की तरफ बढ़ जाता है। अंदर पहुंचते ही वो सीधा पूछता है, कैनियन, हमारे ग्रेनरीज कहां हैं?
कैनियन पहले थोड़ा चौंक जाता है, फिर जल्दी से बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आप ग्रेनरी का ग्रेन रिलीफ के लिए यूज करना चाहते हैं? वो तो आधे साल पहले बैंडिट्स लूट कर ले गए। जोजी सिर हिलाता है, मैंने जो कहा था तुमने सुना नहीं? मेरा ग्रेन आज रात पहुंचेगा, मुझे उसे स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। जैसे ही कानियन को यह पता चलता है कि ग्रेन आने वाला है, उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वो एक्साइटेड होकर जोजी को स्टोरेज प्लेस दिखाने ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक पुराने स्टोरेज एरिया तक पहुंचते हैं। जोजी तुरंत ऑर्डर देता है, कैनियन जाओ लॉक्स लेकर आओ और इन ग्रैनरीज को फिर से सील करो, जरूरत पड़े तो रिपेयर भी करा दो, और जो लोग ग्रेन लेकर आएंगे उन्हें यहीं भेजना, और आज से यू हमारे काउंटी का नया सेक्रेटरी होगा। ग्रेन का इशू सेट करने के बाद जोजी पूरे दिन पिंगलियन की हालत इंस्पेक्ट करता है। टूटे हुए घर, खाली जमीन, उजड़ा हुआ शहर। धीरे धीरे उसे पूरी सिचुएशन समझ आने लगती है। पहले वो सोच रहा था कि यहां आकर रिच लोगों के खिलाफ लड़ाई करेगा और जमीन गरीबों में बांटेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। यहां कोई रिच बचा ही नहीं था। जिनके पास थोड़ा बहुत भी था वो पहले ही अपने परिवार के साथ भाग चुके थे। अब उसे समझ आता है कि सिस्टम ने उसे अनलिमिटेड राइस क्यों दिया था, क्योंकि अगर यह सिस्टम नहीं होता तो यहां मजिस्ट्रेट बनना सीधा हेल मोड में खेल शुरू करने जैसा था। अगली सुबह जूजी खुद टूल्स लेकर साउथ गेट पहुंचता है। साथ में यान और बाकी ऑफिशियल्स भी होते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर जो वो देखता है उससे उसका मूड खराब हो जाता है। वहां ज्यादातर बूढ़े, कमजोर या डिसेबल्ड लोग खड़े होते हैं। काम करने लायक मुश्किल से 20 लोग। ये देखकर उसका गुस्सा डिसेबल्ड लोग खड़े होते हैं। काम करने लायक मुश्किल से 20 लोग। ये देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। ये वॉल्स रिपेयर करना तुम्हारे ही भले के लिए है। जब दुश्मन दोबारा हमला करेगा तो वो सिर्फ मुझे नहीं तुम सबको मारेंगे। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ झलकती है। तभी यान वायनजी आगे आकर धीरे से समझाता है, माय लॉर्ड शांत हो जाइए। ये लोग कई दिनों से भूखे हैं, इनके पास ताकत ही नहीं बची, और इन्होंने अभी तक आपकी फूड सप्लाई अपनी आंखों से देखी भी नहीं है, इसीलिए ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। ये सुनते ही जोजी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि गलती उसकी भी थी। उसे पहले लोगों को खाना खिलाना चाहिए था, फिर वॉल्स रिपेयर की बात करनी चाहिए थी। लेकिन सिस्टम से अचानक इतना सारा फूड सबके सामने निकालना भी आसान नहीं था। वो अंदर ही अंदर खुद पर हंसता है। अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है। आखिर वो 21वीं सेंचुरी का एक कॉलेज स्टूडेंट ही तो था। तभी यन की आवाज उसे वापस रियलिटी में लाती है, माय लॉर्ड अब क्या करना है? जोजी गहरी सांस लेता है, फिर पूरी भीड़ की तरफ देखकर कमांड देता है, चीफ यान, इन सबको 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड करो और फिर यान्स के पास ले जाकर इनका पूरा रिकॉर्ड तैयार करो। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा स्टेडी और कंट्रोल्ड होती है, जैसे वो धीरे धीरे इस केओटिक दुनिया में खुद को ढाल रहा हो। दोपहर होते ही जोजी ने ऑर्डर दिया कि जितने लोग रजिस्टर हुए हैं उसी हिसाब से खाना तैयार किया जाए। चीफ यन ने जल्दी से 20 से ज्यादा टीम्स बना दी, लेकिन 200 लोगों में से 90% या तो बूढ़े थे या कमजोर या फिर पहले से ही भूख से टूटे हुए। इसीलिए सुबह का काम ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहा। जैसे ही दोपहर करीब आई, जूजी ने कहा, कुछ लोग ग्रेनरी जाओ और इन 200 लोगों के लिए खाना और फ्राइड चिकन लेकर आओ। जोई किचन याद रखना। उधर काम कर रहे लोगों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सब सोच रहे थे, क्या सच में खाना मिलेगा या मजिस्ट्रेट हमें धोखा दे रहा है? तभी पुलिस चीफ ने जूजी का ऑर्डर लाउडली अनाउंस किया, कोई भी अनरजिस्टर्ड आदमी लाइन में घुसकर फ्री में नहीं खाएगा। सब अपने अपने टीम के हिसाब से लाइन में लग गए। जैसे ही खिचड़ी की हांडी का ढक्कन उठा, गरम भाप के साथ राइस की खुशबू चारों तरफ फैल गई। सामने खड़े लोगों ने तुरंत पीछे वालों को आवाज दी, अपने टीम के नाम से आओ, हर किसी को एक बाउल मिलेगा। जिसका नाम रजिस्टर में नहीं है वो फ्री में खाने की उम्मीद भी मत करना। वू की टीम सबसे आगे थी। जैसे ही उसे पहला बोल मिला, उसने गर्म होने की परवाह किए बिना सीधा एक घूंट लिया, और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसका खाली पेट तुरंत गर्म हो गया। लेकिन अगले ही सेकंड उसे कुछ अजीब लगा। ये टेस्ट पहले जैसा नहीं था। वो जोर से चिल्लाया, भाइयों, ये फाइन ग्रेन है। ये वही चावल है जो सिर्फ ऑफिशियल्स और नोबल्स खाते हैं। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। थोड़ी ही देर में सबने अपनी अपनी खिचड़ी और प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स ले ली, लेकिन खाते खाते कई लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ तो रोने भी लगे,
क्योंकि उन्होंने कभी इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी और वेजिटेबल्स नहीं खाई थी। जोजी एक साइड में छांव में बैठकर ये सब देख रहा था और उसे ये रोना थोड़ा अनोइंग लगने लगा। उसे लगा शायद लोग अभी भी भूखे हैं। वो खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, अगर पेट नहीं भरा है तो और ले लो, रो क्यों रहे हो? बाहर वाले सोचेंगे मैजिस्ट्रेट खाना नहीं देता। ये सुनते ही सब लोग एकदम चुप हो गए। सबके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, अगर एक बोल कम पड़े तो और भी ले सकते हैं। उनके लिए तो एक बोल ही लग्जरी था और यहां मैजिस्ट्रेट खुद कह रहा था कि और ले लो। तभी एक वर्कर हिम्मत करके जोजी के पास आता है और झुककर पूछता है, लॉर्ड, क्या मैं एक और बाउल ले सकता हूं? जूजी हल्का सा सिर हिलाकर कहता है, ले लो। बस इतना सुनना था कि जो लोग पहले हिचकिचा रहे थे वो तुरंत फिर से भीड़ बनाकर दूसरी बार लेने के लिए लाइन में लग गए। जब सबका पेट भर गया, जूजी खड़ा हुआ और साफ शब्दों में बोला, ध्यान से सुन लो, जो मेरे लिए काम करेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, लेकिन जो गड़बड़ करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर सबके दिमाग में एक बात साफ बैठ गई, ओबीडियंस। पिंगलियन काउंटी 5 देशों के बॉर्डर पर है, सिर्फ दीवार बनाना काफी नहीं होगा। जूजी पहले ही प्लान कर चुका था कि वॉल्स रिपेयर होने के बाद वो सोल्जर्स रिक्रूट करेगा और ट्रेनिंग देगा, अपने कंट्रोल में एक स्ट्रॉन्ग मिलिशिया बनाएगा। तभी उसकी सोच बीच में ही टूट जाती है। पुलिस चीफ कानन एक आदमी को घसीटते हुए उसके सामने फेंकता है। वो आदमी घुटनों पर गिरा हुआ डर से कांप रहा होता है। जूजी ठंडी नजर से पूछता है, क्या किया इसने? कानन तुरंत जवाब देता है, माय लॉर्ड, ये एक लेजी आदमी है। सुबह दीवार रिपेयर करने नहीं आया, लेकिन जब सब काम कर रहे थे ये चुपके से भीड़ में घुसकर खाना लेने आ गया। इसे सजा दीजिए। जूजी उस किसान को देखता है, लेकिन तुरंत सजा देने के बजाय वो एक गार्ड को बुलाकर कहता है, 2 बोल खिचड़ी और वेजिटेबल्स लाओ। फिर वो किसान से पूछता है, तू किसान है ना, अभी पेट भर गया? वो आदमी तुरंत घुटनों पर गिरकर कांपते हुए बोलता है, लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए। वो किसान कांपते हुए बोलता है, मुझे सच में समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने वर्कर बनकर खिचड़ी पीने की कोशिश की। बस 2 ही घूंट लिए थे कि पुलिस चीफ ने पकड़ लिया। अब मैं अपनी गलती मानता हूं। आज दोपहर से मेहनत करूंगा, प्लीज माफ कर दीजिए। जोजी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और पूछता है, मेरी खिचड़ी कैसी लगी? किसान डर के मारे तुरंत सिर पटकते हुए जवाब देता है, अच्छी, बहुत अच्छी। जूजी झुककर उसके कान के पास धीरे से कहता है, याद रखना, मेरी खिचड़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसकी आवाज भले धीमी थी, लेकिन किसान का डर और बढ़ जाता है। लॉर्ड, दया कीजिए। जूजी सीधा खड़ा होता है, यहां वॉल्स रिपेयर हो रही हैं, मुझे मैन पावर चाहिए। ये 2 बाउल दिख रहे हैं, एक तू पी और दूसरा इस्तेमाल कर लोगों को यहां काम करने के लिए लाने में। समझ गया? किसान एकदम शॉक्ड रह जाता है। लॉर्ड, मतलब मुझे शहर में जाकर अनाउंस करना है कि यहां काम करने पर खिचड़ी और वेजिटेबल्स मिलेंगे? जोजी हल्का सा सिर हिलाकर हां कर देता है। किसान धीरे से पूछता है, तो आज की गलती के लिए सजा नहीं मिलेगी? जोजी ठंडी आवाज में बोलता है, अगर कल भी लोगों की संख्या इतनी ही कम रही तो इसका मतलब तूने काम ठीक से नहीं किया, तब दोनों गुनाह की सजा एक साथ मिलेगी। यह सुनते ही किसान तुरंत सिर झुकाकर बोलता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, कल बहुत लोगों को लेकर आऊंगा। अगली सुबह जूजी जब साउथ गेट पहुंचता है तो सामने का सीन पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां कल मुश्किल से 200 लोग थे, आज वहां 400 से ज्यादा लोग खड़े होते हैं। वही किसान बेसन अपनी पत्नी के साथ आगे आता है और सीधे घुटनों पर गिरकर बोलता है, लॉर्ड, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैंने पूरे शहर में अनाउंस कर दिया कि आप फाइन ग्रेन के बदले काम करवा रहे हैं, इसीलिए आज इतने लोग आए हैं। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लाया हूं आपकी मदद के लिए। जोजी चारों तरफ देखता है, आज सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी आई हैं, हर कोई काम करने को तैयार है। कल के मुकाबले ये पूरी तरह अलग सीन है। वो हल्का सा सिर हिलाकर कहता है, जो भी काम करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, मैं उसे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। फिर वो कैनन की तरफ मुड़कर कहता है, आज लोग ज्यादा हैं और बर्तन लेकर आओ, खाना ज्यादा बनाना होगा। कैनन थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछता है, लॉर्ड, आज भी क्या हम वही फाइन राइस से खिचड़ी बनाएंगे? जूजी उसकी तरफ देखता है, तुम क्यों नहीं खाना चाहते? कानन झिझकते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं, बस ये फाइन ग्रेन हमारे लिए यूज करना, थोड़ा वेस्ट लगता है। उसके दिमाग में साफ था,
अगर इस ग्रेन को बदलकर कोर्स ग्रेन ले लिया जाए तो यह स्टॉक ज्यादा दिन तक चल सकता है। जोजी को यही मौका चाहिए था। वो सीधा बोलता है, तुम्हारी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी नोबल की। फिर वो अच्छा खा सकते हैं और तुम नहीं। उसकी आवाज अब और गहरी हो जाती है। क्या राजा, मंत्री और नोबल्स किसी अलग तरह से पैदा होते हैं? क्या उनकी जान ज्यादा कीमती है? ये शब्द सुनते ही कानन पूरी तरह स्टनड रह जाता है। जूजी आखिरी बात साफ साफ कहता है, मेरे लिए इंसान की जान आसमान से भी बड़ी है। यह सुनकर वहां खड़े हर इंसान के दिल में कुछ बदलने लगता है, जैसे पहली बार किसी ने उन्हें इंसान समझा हो। एक्स पुलिसमैन यन अंदर ही अंदर पूरी तरह हिल चुका था। वो सोच रहा था, ये लॉर्ड सच में अलग है, जो इंसान की जिंदगी को आसमान से भी ऊपर मानता है। ऐसे इंसान के लिए मैं जान लगा दूंगा। और सच में उस दिन के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ये खबर पूरे पिंगलियन में फैल गई। जो भी सिटी वॉल रिपेयर करेगा उसे फाइन ग्रेन खाने को मिलेगा। फिर क्या था, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, यहां तक कि डिसेबल्ड लोग भी कंस्ट्रक्शन साइट पर आने लगे। जूजी ने किसी को मना नहीं किया। जो हैवी काम नहीं कर सकते थे उन्हें लॉजिस्टिक्स में लगा दिया। खाना बनाना, सपोर्ट करना, छोटे बच्चों को लकड़ी इकट्ठा करने का काम दिया गया। और सबसे बड़ा मूव, हर 10 दिन में सैलरी, वो भी शाइनी सिल्वर में। ये सब देखकर पूरा पिंगलियन काउंटी जोजी का फैन बन गया। हर कोई पूरी मेहनत से काम करने लगा। दिन गुजरते गए और बिना पता चले आधा साल बीत गया। फाइनली पूरे काउंटी की चारों दिशाओं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की वॉल्स खड़ी हो गईं, नए गेट्स के साथ। 10 मीटर से ज्यादा ऊंची और मोटी दीवारें देखकर जोजी के दिल में पहली बार एक रियल सेफ्टी का एहसास आया। ये पीस परमानेंट नहीं है। अभी तक तो लक साथ दे रहा था। आधे साल में एक भी बार फॉरेन ट्राइब्स ने अटैक नहीं किया, लेकिन रियलिटी हार्श थी। ये वॉल्स भले ही 10 से 20 हजार एलीट सोल्जर्स का हमला रोक सकती हैं, लेकिन नॉर्थ के शोनू और ईस्ट के कितान जैसे ट्राइब्स अपने पास लाखों आर्चर्स होने का दावा करते हैं। भले ही ये एग्जैजरेशन हो, लेकिन 10 से 20 हजार तो मिनिमम होंगे ही। जूजी गहरी सांस लेकर सोचता है, पॉपुलेशन अभी भी बहुत कम है, कुछ और करना पड़ेगा। अब वॉल्स कंप्लीट हो चुकी थीं और लोगों के पास खाना भी आने लगा था। इसीलिए जोजी ने डिसाइड किया कि अब फ्री फूड बंद होगा, वरना लोग लेजी हो जाएंगे। फ्यूचर में सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए उन्हें खुद मेहनत करनी होगी। उसी शाम जोजी पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करता है और जोर से बोलता है, आज हमारी वॉल्स बन चुकी हैं, लेकिन ये एंड नहीं है। नॉर्थ में शोन्नू, वेस्ट में कानन, ईस्ट में कितान और बाकी ट्राइब्स अभी भी खतरा हैं। भले ही पिनियन पास पर 2 लाख आर्मी तैनात हो, लेकिन हमारे अपने काउंटी में डिफेंस ऑलमोस्ट जीरो है। अभी हमारे पास सिर्फ 10 क्रॉसबोज और 30 से भी कम स्पीयर्स हैं। पूरा माहौल सीरियस हो जाता है। फिर जूजी सीधा अनाउंस करता है, आज से हम पिंगलियन सिटी गार्ड रिक्रूट करेंगे। और फिर वो कंडीशंस बताता है, जो भी ज्वाइन करेगा उसे रोज 3 मील्स मिलेंगे, राइस और फ्राइड वेजिटेबल्स, और हर महीने सैलरी 200 जिन राइस और 30 पैक्स वेजिटेबल्स। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। लोगों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। रोज 3 बार खाना, वो भी ड्राई राइस, ये लग्जरी थी। अनाउंसमेंट खत्म होते ही पूरा शहर उमड़ पड़ता है। लोग लाइन लगाकर आर्मी ज्वाइन करने आते हैं। 1/3 पॉपुलेशन एनलिस्ट हो जाती है, प्रैक्टिकली पूरे काउंटी के वर्किंग मैन। सिर्फ 2 महीने में जोजी के पास एक प्रॉपर आर्मी और एक 120 से ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं। और अब उसके दिमाग में अगला स्टेप क्लियर है। अब जब मैन पावर है तो पैसा भी चाहिए। उसके पास अभी सिर्फ 17 टेल सिल्वर है, लेकिन उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है, क्योंकि उसके पास एक चीज है जो सब बदल सकती है, अनलिमिटेड राइस और फ्राइड वेजिटेबल्स। फिर जूजी अगला कदम उठाता है। वो अपने अनलिमिटेड राइस और फ्राइड वेजिटेबल्स को पास के काउंटीज में बेचकर रियल पैसा कमाने का प्लान बनाता है। और ये काम वो अपने नए सर्वेंट जू को सौंप देता है। जू एक टीम लेकर ग्रेन और वेजिटेबल्स से भरे 10 कार्ट्स के साथ सबसे नजदीकी बड़ी सिटी पिनियन जाता है। पूरा सफर आने जाने में 7 दिन लगते हैं, लेकिन जब वो वापस आता है तो रिजल्ट देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो 10 कार्ट सीधा व्हाइट सिल्वर इंगोट्स में बदल चुके थे और प्रॉफिट 3000 टेल से भी ज्यादा। लेकिन इसके साथ जू एक और खबर लाता है। योनजो की पूरी जमीन फैमिन में डूबी हुई है। आधे साल से बारिश नहीं हुई, हर दिन जलता हुआ सूरज।
जमीन फट चुकी है। आसपास के काउंटीज जैसे पिनियन और पिंजियान में ग्रेन प्रोडक्शन आधे से भी कम रह गया है। यांगशु भी अपनी आंखों देखी हालत बताता है। लॉर्ड, पिनयान सिटी में ग्रेन का प्राइस हर दिन बदल रहा है। मर्चेंट्स रोज 30 से 40% तक प्राइस बढ़ा रहे हैं। वो कॉमन लोगों को कोई चांस ही नहीं दे रहे। जोजी ये सुनकर ठंडी नजर से पूछता है, तो क्या तुम भी उनके साथ मिलकर प्राइस बढ़ाने वाले थे? यांगशु तुरंत घुटनों पर गिर जाता है। लॉर्ड, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तो बस ग्रेन ले जाकर बेच दिया और वहां के मर्चेंट्स ने एक ही बार में सब खरीद लिया। जोजी गहरी सांस लेकर उसे डांटता है। यांगशु, तुमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी। यह सुनकर यांगशु खुद शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके लॉर्ड, जो हमेशा दयालु रहते हैं, आज खुद कह रहे हैं कि उसे प्राइस बढ़ाना चाहिए था। जोजी उसकी आंखों में कंफ्यूजन देखता है और पूछता है, तुम्हें पता है हमारे काउंटी में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? यांगशु सोचकर जवाब देता है, पैसा? जोजी सिर हिलाता है, नहीं। यांगशु सोचकर जवाब देता है, पैसा? जोजी सिर हिलाता है, नहीं। हथियार? नहीं। फिर जोजी खुद जवाब देता है, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पॉपुलेशन और मैन पावर की। उसकी आवाज अब साफ और गहरी हो जाती है। हमारा काउंटी अभी भी उजड़ा हुआ है। पैसा बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन लोग नहीं होंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। यांगशु अभी भी कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन इसका ग्रेन प्राइस से क्या रिलेशन है? जूजी हल्की मुस्कान के साथ समझाता है, सोचो, अगर पिनियन और पिंजियन में ग्रेन इतना महंगा हो जाए कि आम लोग खरीद ही ना सकें, और उसी समय उन्हें पता चले कि पिंगलियन में ग्रेन बहुत सस्ता है, तो वो क्या करेंगे? बस ये सुनना था। यांगशु को सब समझ आ जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो लोग यहां आ जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ। जूजी का प्लान क्लियर था, ग्रेन प्राइस मैनिपुलेशन के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करना, जो तुरंत एक्साइटेड होकर उसकी तारीफ करता है। मास्टर, ये स्ट्रैटेजी कमाल की है। अब पिंगलियन धीरे धीरे लोगों से भरने वाला था। मैन पावर की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व होने वाली थी। जूजी तुरंत यांगशु को टैलेंट ढूंढने भेजता है और उसे याद आता है वो लड़का गुलियो, जो पहले सूप लेने के लिए चुपके से घुसा था। अब वही लड़का इस बड़े प्लान का हिस्सा बनने वाला था। इसके साथ ही जूजी सिस्टम का एक और ट्रम्प कार्ड निकालता है, अनलिमिटेड पोटैटो सीड्स। उसे पता था कि ये सीड्स 3000 जिन तक यील्ड दे सकते हैं। वो पूरे काउंटी में ये सीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लोग पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन अब तक जूजी पर उनका ट्रस्ट इतना बढ़ चुका था कि कोई सवाल नहीं करता। अब पिंगलियन सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, बल्कि धीरे धीरे एक पावरफुल बेस बनता जा रहा था। जूजी ने अपना प्लान पूरे शहर में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। रूल बिल्कुल साफ था, जो भी पिंगलियन काउंटी में बाहर से एक स्ट्रॉन्ग आदमी लाकर बसाएगा, उसे मिलेगा एक 100 जिन राइस, और जो उसे लाएगा उसे 10 जिन रिवॉर्ड। अगर लाया गया आदमी स्किल्ड हुआ, जैसे मेसन, कारपेंटर या ब्लैकस्मिथ, तो रिवॉर्ड और बढ़ जाएगा। सेटलर को 200 जिन राइस और लाने वाले को 30 जिन। और अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान लाया गया जो पढ़ लिख सकता हो, तो सीधे 300 जिन राइस सेटलमेंट बोनस और 50 जिन रिवॉर्ड। इतना बड़ा इंसेंटिव सुनते ही पिंगलियन के लोग खुद एक्साइटेड हो जाते हैं। हर कोई बाहर जाकर लोगों को लाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर पिनियन और पिंजियन के लोग शुरुआत में इन बातों पर यकीन नहीं करते। उनके लिए यह सब किसी फेरी टेल जैसा लगता है। 1 साल पहले तक उजड़ा हुआ पिंगलियन अचानक पैराडाइज कैसे बन गया? लेकिन जैसे जैसे ग्रेन के दाम बढ़ते जाते हैं और हर तरफ से एक जैसी चिट्ठियां आने लगती हैं, रिश्तेदार, दोस्त सब एक ही बात लिख रहे हैं, यहां आ जाओ, यहां लोग रिच फैमिली की तरह जी रहे हैं, रोज व्हाइट राइस मिलता है, ऑयल और सॉल्ट में बने वेजिटेबल्स मिलते हैं। धीरे धीरे लोगों के मन में डाउट से ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, शायद सच हो, और फिर सर्वाइवल की मजबूरी, क्योंकि वहां ग्रेन का प्राइस इतना बढ़ चुका था कि एक जिन कोर्स ग्रेन भी लगभग 1 तायल सिल्वर तक पहुंच गया था, जो आम लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। भूख से जूझते लोग आखिरकार डिसीजन लेते हैं, और धीरे धीरे नहीं बल्कि मास माइग्रेशन शुरू हो जाता है। पूरा का पूरा परिवार उठाकर पिंगलियन की तरफ चल पड़ता है। जोजी का प्लान परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन तभी दूसरी तरफ एक नया खतरा क्वाइटली पैदा हो रहा होता है। पिंजियान काउंटी की एक ग्रेन शॉप में शॉपकीपर बाइसन आराम से बैठा हुआ सनफ्लावर सीड्स खा रहा होता है। वो पिंगलियन से आने वाले ग्रेन कन्वॉय का इंतजार कर रहा होता है। उसके हिसाब से दोपहर तक ग्रेन पहुंच जाना चाहिए था,
लेकिन अब सूरज ढलने लगा है और कन्वॉय का कोई नामो निशान नहीं। उसका दिल घबराने लगता है, कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तभी अचानक एक आदमी धूल में लथपथ हांफता हुआ दुकान में घुसता है। शॉपकीपर बाय, हमारा ग्रेन लूट लिया गया। यह सुनते ही बेसन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या? किसने हिम्मत की हमारे लॉर्ड का ग्रेन लूटने की? वो आदमी हांफते हुए बताता है, एफेंजाई के बैंडिट्स हम सबको पकड़कर पहाड़ पर ले गए और उन्होंने मैसेज भेजा है, हर आदमी के बदले 100 जिन ग्रेन लेकर आओ। यह सिचुएशन सिंपल नहीं थी। इतने बड़े डिसीजन लेने का अधिकार बेसन के पास नहीं था और पिंजियान में उसके पास इतना ग्रेन भी नहीं था कि रैंसम दे सके। इसीलिए वो तुरंत एक कैरियर पिजन के जरिए पिंगलियन को मैसेज भेजता है। दूसरी तरफ कहानी एकदम अलग डायरेक्शन लेती है। पहाड़ों के ऊपर बसे इंजाई के हाइडआउट में एक बड़े हॉल के अंदर ऊपर एक किंग जैसी चेयर रखी होती है जिस पर बियर स्किन बिछी होती है और उस पर बैठा होता है एक भारी भरकम आदमी, इंजाई का लीडर सिएवाकिन। उसके सामने खड़ा यानी हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, तो बॉस, जोजी के ग्रेन कन्वॉय को लूटने का काम सफल रहा? यह सुनते ही सिएवाकिन जोर से हंस पड़ता है, तुम्हारी इन्फो काम आई ये चंगी। आज मेरे लोगों ने ना सिर्फ 5 कार्ड्स ग्रेन लूटे बल्कि जोजी के 10 लोगों को हॉस्टेज भी बना लिया और मैसेज भेज दिया है, हर एक के बदले 100 जिन ग्रेन चाहिए 7 दिन के अंदर। यह सुनकर सामने खड़ा आदमी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, चाहे जूजी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहां पिंजियान में खेल हमारा चलता है। उधर पिंगलियान काउंटी में जूजी आराम से अपना डिनर खत्म कर रहा होता है। आज सिंपल खिचड़ी नहीं बल्कि विलेजर्स द्वारा पहाड़ से लाया गया वाइल्ड फेजेंट बना होता है। मीट भले टफ हो लेकिन उसका सूप इतना रिच और फ्लेवरफुल होता है कि जोजी एक के बाद एक कई बॉल्स पी जाता है। वो अभी उठकर नाइट क्लास लेने ही वाला होता है, लोगों को राइटिंग और हिस्ट्री सिखाने के लिए। तभी अचानक कानांगुतो भागता हुआ आता है, हाथ में कपड़े का छोटा सा मैसेज, लॉर्ड कुछ बुरा हो गया। ये सुनते ही जोजी के दिमाग में पहला ख्याल आता है, क्या फॉरेन ट्राइब्स ने हमला कर दिया? लेकिन अगले ही पल जवाब आता है, हमारा ग्रेन लूट लिया गया। ये सुनते ही जूजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। टेंशन थोड़ा कम होता है, कम से कम अभी बाहरी इन्वेजन नहीं हुआ। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो ठंडी आवाज में पूछता है, पूरा डिटेल बताओ। कानंगुतु जल्दी से मैसेज देता है। जोजी उसे पढ़ते ही समझ जाता है कि सिचुएशन सीरियस है। वो तुरंत गुस्से में पूछता है, इस बार ग्रेन कॉन्वॉय के साथ गार्ड क्यों नहीं भेजे गए? कानंगुतु घबरा जाता है और धीरे धीरे सच बताता है, रिसेंटली पूरा फोकस लोगों के लिए नए घर बनाने पर था और पिछले 2 शिपमेंट सेफ गए थे, इसीलिए उसने मैन पावर कंस्ट्रक्शन में लगा दी। ये सुनते ही जोजी का गुस्सा फूट पड़ता है। घर बनाना? अगर तुमने लोगों को वेपन्स बनाने या ट्रेनिंग में लगाया होता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुमने सिक्योरिटी हटाकर कंस्ट्रक्शन में भेज दिया। कानांगुतो डर के मारे तुरंत घुटनों पर गिर जाता है। लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जूजी की आंखों में गुस्सा अभी भी जल रहा होता है। तुम्हें लगता है मैं ग्रेन के लिए गुस्सा हूं? उसकी आवाज भारी हो जाती है। मैं गुस्सा हूं क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से हमारे लोग जो कॉन्वॉय के साथ थे बैंडिट्स के हाथों में पड़ गए। पूरा माहौल एकदम भारी हो जाता है। जोजी आगे बोलता है, अगर वो लोग सुरक्षित वापस आ गए तो ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ कुछ हुआ तो मैं तुमसे हिसाब जरूर लूंगा। ये सुनते ही कानांगुतो वहीं स्टनड रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि इस फेमाइन के समय में जहां एक इंसान की कीमत एक तायल सिल्वर से भी कम है, वहां जूजी उन 10 आम लोगों की जान को 5 कार्ड्स ग्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा था। यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। जूजी के लिए असली वैल्यू ग्रेन या पैसा नहीं बल्कि लोग हैं। और अब यह इंसल्ट वो चुपचाप नहीं सहने वाला। अगले कदम में क्या होगा, यही असली खेल तय करेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों की बात सुनकर लोग लगातार पिंगलियन काउंटी में बसने लगे। देखते ही देखते पॉपुलेशन 3000 पार करके 4000 से भी ऊपर पहुंच गई। लेकिन जोजी को साफ महसूस हो रहा था कि मैन पावर अभी भी कम है। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या प्रेस्टीज बढ़ाना, हर जगह लोग कम पड़ रहे थे। और आज जो 10 लोग ग्रेन एस्कॉर्ट करते हुए ईफन विलेज के बैंडिट्स के हाथों पकड़ लिए गए, ये बात उसे अंदर तक चुभ रही थी। वो ठंडी आवाज में कहता है, एक इंसान हो या एक कुत्ता,
अगर वो पिंगलियन का है तो उसकी कमी मुझे दर्द देगी। फिर तुरंत ऑर्डर देता है, बैसेन से इफेन विलेज की पूरी जानकारी निकलवाओ, कितने लोग हैं, क्या ताकत है। कनंगुतु, जो जमीन पर घुटनों के बल था, ये सुनकर थोड़ा राहत महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद सजा टल गई। वो तुरंत उठकर काम पूरा करने निकल जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर यही दुआ करता है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो सेफ हों। इसी इंसिडेंट से जोजी को एक बड़ी कमी का एहसास होता है। उसने अब तक प्रोडक्शन पर फोकस किया, लेकिन मिलिट्री को नेग्लेक्ट कर दिया, और अब उसे समझ आ गया कि अगर टाइम रहते इस कमी को ठीक नहीं किया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। डेप्यूटी सेक्रेटरी सन यूफू धीरे से पूछता है, लॉर्ड, क्या आज नाइट क्लास होगी? जोजी सीधे मना कर देता है, नहीं। उसकी आवाज में इरिटेशन साफ महसूस होती है। सन यूफू तुरंत चुपचाप वहां से हट जाता है। अब जोजी अकेला होता है और बिना समय गंवाए सिस्टम इंटरफेस समन करता है। उसके सामने तुरंत स्टैट्स फ्लैश होते हैं। मनी 139.20 मिलियन, प्रेस्टीज पॉइंट्स 4313, सिस्टम वेयरहाउस लगभग आधा भर चुका है और अब वो लॉटरी एक्टिवेट कर सकता है। उसके पास पहले से राइस, वेजिटेबल्स, यूनन बाओ, पोटैटो सीड्स और वाटर अवेलेबल हैं, लेकिन इस बार उसका टारगेट कुछ और है। जैसे ही वो रूलेट खोलता है, उसके सामने 3 कैटेगरीज घूमती हुई नजर आती हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, एग्रीकल्चरल सप्लाईज और सबसे इंपॉर्टेंट वेपन्स और इक्विपमेंट। वेजिटेबल्स में चिली, पंपकिन, एग प्लांट, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर, लेकिन जोजी की नजर सीधा वेपन्स पर टिक जाती है। सबमशीन गन, जूगे रिपीटिंग क्रॉसबो, मिरर आर्मर, तांग डाओ और सबसे खतरनाक 8 ऑनक्स क्रॉसबो, एक ऐसी क्रॉसबो जो सिटी वॉल तक भेज सकती है, जिसकी एरोज आयरन प्लेट्स तक पेनिट्रेट कर देती हैं। लॉन्ग रेंज, डेडली एक्यूरेसी, बैटलफील्ड का मॉन्स्टर। जोजी के दिमाग में साफ कैलकुलेशन चल रही होती है। 12 रिवॉर्ड्स में से कम 1/3 चांस है कि उसे वेपन मिलेगा, और अगर एक भी स्ट्रॉन्ग वेपन मिल गया तो उसकी सिटी गार्ड की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। प्लान ऑलरेडी बन चुका है। कल सुबह आर्मी असेंबल होगी और इफेन विलेज पर सीधा हमला। रूलेट तेजी से घूमना, आर्मी असेंबल होगी और इफेन विलेज पर सीधा हमला। रूलेट तेजी से घूमना शुरू करता है। उसकी आंखें उसी पर टिकी हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो मन ही मन स्टॉप का सिग्नल देता है, लेकिन व्हील अभी भी घूम रहा है और उसी पल उसके दिमाग में बस एक ही प्रार्थना चल रही होती है, इस बार वेपन ही मिलना चाहिए। रूलेट धीरे धीरे घूमते हुए आखिरकार स्लो होने लगती है। पॉइंटर सीधा जाकर मिरर आर्मर के पास रुकता हुआ दिखता है। जोजी की आंखों में एक चमक आ जाती है, बस अब यहीं रुके। लेकिन अगले ही पल पॉइंटर थोड़ा सा आगे खिसकता है और ठीक बाउंड्री क्रॉस करके नेक्स्ट रिवॉर्ड पर रुक जाता है। जोजी का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। ये रिवॉर्ड मिरर आर्मर ही है, सही, लेकिन सिस्टम की कोल्ड मैकेनिकल आवाज गूंजती है, डिंग। होस्ट को इस बार मिला है इम्पराटा सिलिंड्रिकल रूट। 1 सेकंड के लिए जोजी को यकीन ही नहीं होता, फिर अंदर ही अंदर गुस्सा फट पड़ता है। ये क्या बेकार चीज दे दी। सिस्टम तुरंत उसे रिप्ले दिखाता है। पॉइंटर क्लियरली आर्मर को क्रॉस करके इसी यूजलेस रिवॉर्ड पर रुका था। जोजी फिर भी मानने को तैयार नहीं। तू खुद कंट्रोल करता है रूलेट, चाहे तो मुझे आर्मर दे सकता था। उसका दिमाग अब कैलकुलेशन में चला जाता है। अगर मिरर आर्मर मिलता तो उसकी आर्मी की डिफेंस इंस्टेंटली बूस्ट हो जाती, लेकिन अब हाथ आया है ये बाइकोकू, एक ऐसा प्लांट जो ना खाने के काम का, ना खेती के, और तो और ये बेहद जहरीला है। अगर कोई इसे खा ले तो कुछ ही दिनों में उसकी मौत तय है। जोजी इरिटेट होकर सोचता है, इसका क्या करूं, डेकोरेशन भी नहीं बना सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक डेंजरस आइडिया स्पार्क करता है, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। उसकी आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। इफेन झाई, वो धीरे से खुद से बुदबुदाता है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। उसके होंठों पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। जितना वो सोचता है उतना ही उसका प्लान क्लियर होता जाता है, और अगले ही पल वो खुद ही हंसने लगता है। वो नॉर्मल हंसी नहीं थी, उसमें एक अजीब सा कोल्ड कॉन्फिडेंस था। उधर पिंजियान काउंटी में जैसे ही जोजी का मैसेज पिजन के जरिए पहुंचता है, बेसन तुरंत एक्शन लेता है। वो इफेन जाए के बारे में जानकारी निकलवाता है। लेकिन इसी दौरान पिंगियान सिटी की ये फैमिली को भी ये खबर मिल जाती है, और जैसे ही उन्हें जूजी की प्रॉब्लम का पता चलता है, वो सब खुलकर हंसने लगते हैं। फैमिली हेड येबुआ सेटिस्फैक्शन के साथ बोलता है,
अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, प्लान परफेक्टली काम कर रहा है। उनके मैनेजर येगी अनरॉन भी हंसते हुए बोलते हैं, इतना फाइन ग्रेन खोया है, परेशान तो होंगे ही। असल में ये पूरा खेल पीछे से मैनिपुलेट किया गया था। ये फैमिली सीक्रेटली करप्ट मिनिस्टर जॉनसन के साथ जुड़ी हुई थी और वही लोग जूजी के ग्रेन रूट की इंफॉर्मेशन लीक कर चुके थे। अब वो बस तमाशा देखना चाहते थे कि जूजी इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा। फिर ये बुआ ऑर्डर देता है, जाओ उन्हें इफेनजाई की पूरी जानकारी दे दो, देखते हैं क्या करते हैं। मैनेजर तुरंत एक्टिंग मोड में आ जाता है, घबराया हुआ बनकर बाइसन के पास पहुंचता है और डिटेल बताता है। इफेनजाई का लीडर सिएवा किन असल में पिन्यांग सिटी का एक फॉर्मर कैप्टन था जो डिफीट के बाद भागकर पहाड़ों में बस गया और फिर धीरे धीरे उसने 200 से 300 बैंडिट्स की गैंग बना ली। ट्रेंड सोल्जर्स, एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स जो आसपास के इलाकों में लूटपाट करते रहते हैं। यह सुनकर साफ हो जाता है ये कोई साधारण बैंडिट ग्रुप नहीं है। अगर सीधे टकराव हुआ तो नुकसान भारी हो सकता है। बेसन ये सारी इंफॉर्मेशन सुनकर उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही होती है क्योंकि अब सामने जो एनिमी है वो उतना आसान नहीं जितना पहले लगा था। और दूसरी तरफ जोजी जो ऑलरेडी एक खतरनाक प्लान सोच चुका है, अब टकराव ऑलमोस्ट तय है। दूसरी तरफ ये फैमिली का आदमी येगियन रॉन जैसे ही पिंजियान से बाहर निकलता है और देखता है कि कोई आसपास नहीं है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो हल्का सा थूकता है और तिरस्कार से बुदबुदाता है। लेकिन बेसन को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए सबसे जरूरी है पिंगलियन के लोगों की जान। वो तुरंत पिजन के जरिए सारी जानकारी जोजी तक भेज देता है। उधर जूजी अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका होता है। वो खुद आर्मी और सिटी मैनेजमेंट टीम का कंट्रोल ले लेता है और सबसे पहले स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूल्स लागू करता है। जो भी रूल तोड़ेगा सीधा डेथ पेनल्टी, कोई दया नहीं। जब सारे सोल्जर्स रूल्स याद कर लेते हैं तब जोजी एक अजीब सा ऑर्डर देता है, राइस की बोरियां उठाओ और उन्हें पानी से भरे बड़े लकड़ी के बैरल्स में डुबो दो। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट यहां था। वो पानी असल में पानी नहीं था, वो था सिस्टम से मिला हुआ कलरलेस ऑर्डरलेस पॉइजन, व्हाइट इम्पेराटा रूट, एक ऐसा जहर जिसे पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जूजी खुद डेमोस्ट्रेशन देता है, एक मुर्गा पकड़कर उसे वो लिक्विड पिला देता है। कुछ ही देर में वो मुर्गा मर जाता है और उसी पल सब सोल्जर समझ जाते हैं ये पूरा सेटअप पॉइजन के लिए है। जैसे ही उन्हें याद आता है कि हाल ही में आइफेनजाई के बैंडिट्स ने उनके ग्रेन कन्वॉय को लूटा है, सब कुछ इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है। जूजी का प्लान सीधा वॉर नहीं बल्कि साइलेंट एलिमिनेशन। तेज धूप चल रही होती है जिससे पॉइजन्ड राइस को सुखाना आसान हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो राइस वापस पैक कर दिया जाता है, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, अंदर से डेडली। जूजी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। अब उसे समझ आ गया था कि सिस्टम ने उसे वेपन क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस सिचुएशन में स्वॉर्ड से ज्यादा खतरनाक ये पॉइजन था। वो अंदर ही अंदर सोचता है, अगर मैं अपने 300 से 400 सोल्जर्स को लेकर सीधा पहाड़ पर अटैक करता तो जीत भी मिलती, लेकिन नुकसान भी भारी होता और मैं अपने लोगों को खो नहीं सकता। लेकिन सोल्जर्स के दिल में कुछ और चल रहा होता है। कई लोग फील करते हैं कि इस तरह पॉइजन से मारना ठीक नहीं। कुछ तो ओपनली लड़ाई करना चाहते हैं, इफेनजाई को सीधा खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जोजी जानता है ये इंपल्सिव डिसीजन पूरे काउंटी को खतरे में डाल सकता है। वो सबके सामने खड़ा होता है और काम लेकिन हेवी वॉइस में बोलता है, तुम सब जानते हो जो ग्रेन तुम्हारी सैलरी के लिए जा रहा था उसे बैंडिट्स ने लूट लिया। उसकी बात सुनकर सबके अंदर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन जूजी तुरंत आगे कहता है, मैं जानता हूं तुम सब लड़ना चाहते हो, लेकिन हम सीधा अटैक नहीं करेंगे। इतने में सोल्जर्स की लाइन में से एक तेज आवाज आती है, लॉर्ड हमें उनसे डर नहीं लगता। बोलने वाला था वैंटिन। उसकी आंखों में आग थी। वो लोग कवर्ड हैं, बैटलफील्ड से भागकर बैंडिट बने हैं। इस बार मौका मिला है, हम उन्हें खत्म कर देंगे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये पर्सनल था। वंतिन के गांव को, उसके परिवार को इफेनजाई के बैंडिट्स ने बर्बाद किया था और अब वो बदला चाहता था। लेकिन जोजी के दिमाग में ऑलरेडी एक ऐसा प्लान चल रहा था जो बिना सीधी लड़ाई के दुश्मन को अंदर से खत्म कर देगा। वंतिन की बात सुनते ही भीड़ में हलचल मच जाती है।
कई सोल्जर्स तुरंत उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जोजी बस हाथ उठाकर पूरा शोर दबा देता है। उसकी आवाज काम होती है, लेकिन उसमें एक अलग ही अथॉरिटी होती है। तुम सब बहादुर हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और उन बैंडिट्स की जिंदगी बराबर नहीं है। तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है। वो धीरे धीरे भीड़ के बीच चलता है, एक सोल्जर के सामने रुककर पूछता है, पता है क्यों? सोल्जर हक्का बक्का रह जाता है, बस सिर हिला देता है, नहीं। जूजी फिर वैन टिन के सामने आकर वही सवाल पूछता है। वैन टिन भी चुप हो जाता है। जूजी की आवाज और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की है, तुम्हारे परिवार की है, पूरे पिंगलियान की है। उसके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। सोल्जर्स के अंदर कुछ बदलने लगता है। गुस्से की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है, एक एहसास कि उन्हें जिंदा रहना है, प्रोटेक्ट करने के लिए। जूजी उनके चेहरे देखता है और समझ जाता है बात असर कर चुकी है। तभी वो नेक्स्ट ऑर्डर देता है, जो भी पिंगलियन को छुएगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। फिर सीधा प्लान अनाउंस करता है, हम 50 एलीट सोल्जर्स चुनेंगे, वो ग्रेन एस्कॉर्ट करेंगे और उसी मौके पर ब्लैक विंड फोर्ट्रेस को खत्म करेंगे। बाकी लोग सिटी डिफेंड करेंगे। बस ये सुनना था पूरा। और उसी मौके पर ब्लैक विंड फोर्ट्रेस को खत्म करेंगे, बाकी लोग सिटी डिफेंड करेंगे। बस ये सुनना था। पूरा ग्राउंड इरप्ट हो जाता है। हर कोई वॉलंटियर करने लगता है, क्योंकि ये सिर्फ मिशन नहीं, रिवेंज भी था। उधर 7वें दिन ब्लैक विंड फोर्ट्रेस में सिएवा किन को अचानक याद आता है, वो होस्टेजेस का क्या हुआ। वो तुरंत सेकंड इन कमांड दुआन लॉन्ग को बुलाता है। कितने दिन हो गए, अभी तक रैंसम क्यों नहीं आया? दुआन लॉन्ग थोड़ा सोचकर बोलता है, आज 7वां दिन है, शायद वो लोग देने वाले नहीं। सिएवा किन का चेहरा सख्त हो जाता है, तो फिर उन्हें मार दो, बेकार में खाना क्यों खर्च करें? दुआन लॉन्ग भी सिर हिला देता है, लेकिन जैसे ही वो उठने वाला होता है, एक आदमी भागते हुए आता है, बॉस, जोजी की ग्रेन शॉप से लोग रैंसम लेकर आ गए। दोनों तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। कितने लोग आए हैं? जवाब आता है, बस 6 आदमी, 2 बड़े ग्रेन कार्ट्स और एक कार्ट वाइन का। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। सही समय पर आए, थोड़ा और देर होती तो उनके लोगों के लिए कॉफिन बनाना पड़ता। दुआन लोंग चालाकी से बोलता है, भाई लोग कम हैं, क्यों ना इन्हें भी पकड़ लें और एक्स्ट्रा रैंसम मांगे। सिएवा किन तुरंत मना कर देता है, नहीं, अगर रेपुटेशन खराब हो गई तो आगे कोई रैंसम देने नहीं आएगा। प्लान फाइनल होता है, हॉस्टेजेस के बदले ग्रेन लिया जाएगा और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। दुआन लॉन्ग अपने कुछ आर्म्ड मैन के साथ नीचे उतरता है और सामने जो सीन होता है वो बिल्कुल सिंपल दिखता है। 6 साधारण किसान जैसे लोग ग्रेन और वाइन के कार्ट्स के पास बैठे हुए, लेकिन असली सच कुछ और था। ये 6 लोग केयरफुली चुने गए थे, उनमें वंतिन भी शामिल था और आने से पहले उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया था, कोई हॉस्टिलिटी नहीं दिखानी, एक भी गलत मूव और पूरा प्लान फेल। दुआन लॉन्ग अपने आर्म्ड मैन के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। उसकी नजर हर चीज को स्कैन कर रही होती है, कोई खतरा नहीं दिखता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ग्रेन कार्ड के सामने आकर रुक जाता है। दुआन लॉन्ग अचानक वंतिन को ध्यान से देखने लगता है। उसे उसका चेहरा थोड़ा फेमिलियर लगता है। वो तुरंत अपनी लंबी तलवार उसके गले पर रख देता है। अरे लड़के, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? वैन टिन अंदर से काम रहता है, लेकिन बाहर से पूरा डरा हुआ एक्ट करता है। पीछे हटते हुए कांपती आवाज में बोलता है, ग्रान रे, आपकी याददाश्त कमाल की है। मैं पहले वांगजिया विलेज का था। आधा साल पहले आप लोग कई बार हमारे गांव आए थे। ये सुनते ही डुआन लोंग को याद आ जाता है, वो विलेज जो उन्होंने लूटा था। वो धीरे से तलवार हटा लेता है। तो अब तू जोजी के लिए काम कर रहा है? वान तिन ऑकवर्ड स्माइल के साथ सिर झुकाता है। जी, हालात खराब हैं, पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम कर रहा हूं। फिर वो तुरंत ग्रेन की तरफ इशारा करता है। ग्रान रे, जैसा आपने कहा था, पूरा फाइन ग्रेन है, 1000 जिन, एक दाना भी कम नहीं। ये बोलकर वो बोरी खोलता है, एक मुट्ठी सफेद चावल निकालकर दुआन लोंग को दिखाता है। दुआन लोंग जैसे ही उस ग्रेन को देखता है, उसके चेहरे पर लालच साफ दिखने लगता है। वो जोर से हंसता है। तुम्हारा बॉस समझदार है, जानता है कैसे मुसीबत टालनी है। वैंटिन तुरंत बात आगे बढ़ाता है। जी, हमारे बॉस को पहले पता नहीं था कि ये रास्ता आपका है, इसीलिए ये वाइन भी खास आपके लिए भेजी है, अपॉलॉजी के तौर पर। दुआन लॉन्ग की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन फिर भी सस्पिशियस बनते हुए बोलता है, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं?
वैन टिन बिना घबराए एक्टिंग जारी रखता है। अगर शक है तो मैं अभी पीकर दिखाता हूं। वो ग्रीडी एक्सप्रेशन बनाकर आगे बढ़ता है, जार खोलता है। वाइन की खुशबू हवा में फैल जाती है। जैसे ही वो पीने के लिए झुकता है तभी डुआन लोंग फिर से तलवार उसके गले पर रख देता है। ये वाइन कीमती है, तू पीने के लायक नहीं। वंतिन तुरंत संभलता है। नहीं ग्रैंड रे, मैं तो बस चेक कर रहा था कि पॉइजन ना हो। उसके साथ आए बाकी लोग भी तुरंत सपोर्ट करते हैं। हाँ, हम तो बस टेस्ट कर रहे थे। डुआन लोंग तलवार से उसे धक्का देकर पीछे करता है। ठीक है, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बॉस इतना भी बेवकूफ नहीं होगा। फिर ठंडी हंसी के साथ बोलता है, उसे बोलना, अगर खुद यहां आना है तो गिफ्ट हल्का नहीं होना चाहिए। वांतिन सिर हिलाता है, जी ग्रांड रे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है, गिफ्ट तो मिलेगा लेकिन मौत के रूप में। उधर डुआन लोंग अपने लोगों को सिग्नल देता है और थोड़ी ही देर में वो 10 हॉस्टेजेस को नीचे लाया जाता है। वांतिन और बाकी लोग तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभालते हैं। बिना समय गंवाए वो सबको लेकर वहां से निकल जाते हैं। डुआन लोंग को अब किसी चीज की चिंता नहीं होती। उसका ध्यान पूरी तरह उस ग्रेन और वाइन पर होता है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है, सब ऊपर ले जाओ। दूसरी तरफ वांतिन और बाकी लोग एक हिडन स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पहले से कानान अपनी टीम के साथ इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो 10 लोग जोजी के सामने आते हैं उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो सीधे घुटनों पर गिर जाते हैं। लॉर्ड, आपने हमारी जान बचाई, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जूजी तुरंत उन्हें उठाता है, एक एक को ध्यान से चेक करता है। थैंकफुली सिर्फ हल्की चोटें हैं, कोई सीरियस इंजरी नहीं। उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई देती है। प्लान का पहला हिस्सा परफेक्टली काम कर चुका था। अब अगला कदम ब्लैकविंड फोर्ट्रेस के लिए असली नाइटमेयर बनने वाला था। जूजी उन बचाए गए लोगों को देखकर हल्की राहत की सांस लेता है। अच्छा है, तुम सब ठीक हो। फिर वो उन्हें एक बॉटल देता है। यह हाई क्वालिटी युआन बाओ है। पहले अपनी चोटों का इलाज करो, फिर बैचेस में पिंगलियन वापस जाओ और 3 दिन बाद हम इफेन फोर्ट्रेस पर हमला करेंगे। ये सुनकर विलेजर्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अभी अभी बचाए जाने के बाद फिर से अटैक क्यों, लेकिन उनके अंदर एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, जोजी पर भरोसा। इसीलिए बिना सवाल किए वो मान जाते हैं। उधर इफेन जाए के बैंडिट्स खुशी खुशी ग्रेन और वाइन को पहाड़ पर ले जाते हैं। जैसे ही वो फोर्ट्रेस पहुंचते हैं दूसरा लीडर डुआन लोंग हंसते हुए बोलता है, अरे वो ग्रेन शॉप वाले तो बिना बार्गेनिंग के ही 1000 जिन ग्रेन दे गए। मतलब उनका बॉस काफी रिच है, हमें और ज्यादा मांगना चाहिए था। सिएवा किन ठंडी मुस्कान के साथ उसे समझाता है, तू अभी नहीं समझेगा, अगर ज्यादा निचोड़ोगे तो सोर्स खत्म हो जाएगा। स्टेडी फ्लो चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म फायदा होगा। डुआन लोंग तुरंत सिर हिलाता है, समझ गया, आगे भी 100 जिन पर पर्सन और अगली बार सिल्वर भी लेंगे। दोनों जोर से हंसते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस ग्रेन और वाइन पर वो खुश हो रहे हैं वही उनकी मौत बनने वाला है। सिएवा किन एक मुट्ठी नमक डालकर वाइन पीता है। कोई अजीब टेस्ट नहीं, उसे कुछ सस्पेक्ट नहीं होता और तुरंत ऑर्डर देता है, आज रात सेलिब्रेशन होगा, वाइन पियो, नया ग्रेन खाओ। पूरी गैंग चीयर करने लगती है, लेकिन असल में वो सेलिब्रेशन नहीं, मौत का फीस्ट था। दूसरी तरफ पिंजियन में बाइसन की ग्रेन शॉप टेम्पररीली बंद हो जाती है। इससे पूरा मार्केट इंबैलेंस हो जाता है। ये फैमिली तुरंत मौका देखकर ग्रेन प्राइस 100% बढ़ा देती है। अब कोर्स ग्रेन भी 2 टेल सिल्वर तक पहुंच जाता है। लोग लिटरली अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जूजी ये सब सुनते ही तुरंत समझ जाता है, कुछ गड़बड़ है। ये फैमिली का अचानक हेल्प करना और फिर इंफॉर्मेशन देना, क्लियरली अंदर से कोलूजन है। शायद वही लोग बैंडिट्स को इन्फो दे रहे थे। अब उसे एक चीज का रिग्रेट होता है, वो सिर्फ 50 सोल्जर्स लेकर आया है, लेकिन अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही उम्मीद है, पॉइजन ग्रेन और वाइन काम जरूर करेंगे। तीसरे दिन सुबह जूजी अपनी 50 मैन की टीम को असेंबल करता है, सबको अच्छा खाना खिलाता है और 2 दिन का ड्राई रेशन लेकर सीधे पहाड़ की तरफ मार्च करता है। रास्ते में ही वो बैसन को ऑर्डर देता है, पिंजियान की सारी एसेट्स पैक करो और वापस पिंगलियन लौट जाओ, क्योंकि अब वहां सरवाइव करना मुश्किल हो चुका था। वैन टिन के लीड में विलेजर्स का एक ग्रुप भी इफेन माउंटेन की तरफ बढ़ता है। जब जूजी वहां पहुंचता है तब अभी दोपहर भी नहीं हुई होती। वो दूर से वॉच टावर की तरफ देखता है और तुरंत कुछ अजीब नोटिस करता है। गार्ड्स ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, बॉडी लटक रही है।
जैसे ताकत ही खत्म हो गई हो। और असली रीजन साफ था। 3 दिन पहले जो पॉइजन्ड ग्रेन और वाइन उन्होंने खुशी खुशी खाया था, उसका असर अब शुरू हो चुका था। पूरे फोर्ट्रेस में सिएवा किन से लेकर दुआन लोंग तक हर बैंडिट की बॉडी कमजोर पड़ चुकी थी। जोजी की आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका था, अब फाइनल मूव बाकी था। शुरुआत में बैंडिट्स को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा बस पिछली रात की ड्रिंकिंग की वजह से बॉडी वीक लग रही है। लेकिन अगले ही दिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। मुंह सूख कर फटने लगा, शरीर पीला पड़ने लगा, जैसे धीरे धीरे मौत करीब आ रही हो। अब सिएवा किन और उसका एक आंख वाला दूसरा लीडर समझ चुके थे, उन्हें जहर दिया गया है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसी वक्त फोर्ट्रेस के बाहर से जोरदार मारो की आवाजें गूंजने लगीं। जोजी के 50 सोल्जर्स और पहले पकड़े गए 10 लोग। कुल 60 से ज्यादा लोग फोर्ट्रेस में ऐसे घुसते हैं जैसे भेड़ों के झुंड में बाघ। वैन टिन, गुल्लो और बाकी ट्रेंड सोल्जर्स बिना रुके हमला करते हैं। हर वार में जान होती है। तलवारें सीधा मांस चीर देती हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यूड लोग भी पीछे नहीं रहते, भाले से वार करते हैं। खून के छींटे चारों तरफ उड़ने लगते हैं। ब्लैकविंड फोर्ट्रेस में 200 से 300 लोग जरूर थे, लेकिन अब हर एक बैंडिट इतना कमजोर था कि खड़ा रहना भी मुश्किल। और ऊपर से सोल्जर्स के अंदर रिवेंज की आग जल रही थी। जिन लोगों ने कभी इन बैंडिट्स से दुख झेला था, आज वही हिसाब बराबर कर रहे थे। हर किसी की आंखें खून से लाल थीं। उधर सिएवा किन और एक आंख वाला ये सब सुनकर समझ जाते हैं कि अटैकर ज्यादा नहीं है, बस 50 से 60 लोग। पहला रिएक्शन यही था, इन सबको मार दो। एक आंख वाला चिल्लाता है, इतने कम लोग हमारी टेरिटरी में घुस आए, मैं अभी सबको खत्म करता हूं। वो अपनी भारी तलवार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पकड़ता है, तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। सिएवा किन भी अपनी टाइगर हेड स्वॉर्ड उठाने जाता है, लेकिन वही हाल। जो तलवार वो एक हाथ से उठा लेता था, अब 2 हाथों से भी नहीं उठ रही। तब उसे समझ आता है, अब लड़ाई पॉसिबल नहीं। भागो, यही पहला ख्याल आता है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर सीक्रेट पासेज की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सामने से वैन टिन तेज कदमों से आता है। उसकी तलवार सीधा उनके रास्ते में गिरती है। रास्ता बंद। दोनों घबराकर पीछे हटते हैं। अगले ही पल वैन टिन दोनों को एक साथ किक मारता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कई तलवारें उनके गले पर टिक जाती हैं। एक आंख वाला शॉक्ड होकर वानतिन को देखता है। तू? वानतिन की आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ किलिंग इंटेंट। 3 दिन पहले वाला डरा हुआ आदमी अब गायब था। सिएवा किन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, ये लड़का कौन है? जवाब आता है, पिंजियान के वंगजिया विलेज का, वही जो खाना देने आया था। वानतिन जोर से चिल्लाता है, इन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने ले चलो। दोनों को बांधकर घसीटते हुए हॉल में लाया जाता है। जोजी ऊपर बैठा होता है। वो ठंडी नजर से पूछता है, तुम दोनों में सिएवा किन कौन है? सिएवा किन घुटनों पर होने के बावजूद घमंड से बोलता है, तू कौन है जिसने मेरी माउंटेन पर हमला करने की हिम्मत की? जोजी की आवाज शांत लेकिन भारी होती है। 10 दिन पहले तुमने मेरा ग्रेन और मेरे लोग छीने थे। बदला लेने में देर हो सकती है, लेकिन आता जरूर है। एक आंख वाला तिरस्कार से बोलता है, जहर देना कोई बहादुरी नहीं। वो थूकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ताकत भी नहीं बची। थूक उसके अपने ही कपड़ों पर गिर जाता है। अब उनकी हार पूरी तरह तय हो चुकी थी। अब हालात समझकर सिएवा किन तुरंत अपना रवैया बदल देता है। वो घुटनों पर ही मुस्कुराते हुए बोलता है, लॉर्ड जू, अगर आप हमें छोड़ दें तो हम दोनों भाई आपकी पूरी लॉयल्टी से सेवा करेंगे। आप जो कहेंगे वही करेंगे। उसकी आवाज में डर छिपा होता है। जूजी ठंडी नजर से उसे देखता है और कैजुअली बोलता है, ये जहर 10 फ्रेग्रेंस टेंडन वीकनिंग पाउडर कहलाता है। इसका एंटीडोट बनाना आसान नहीं। ये सुनते ही दोनों के चेहरों का रंग बदल जाता है। साथ खड़े सोल्जर्स भी इस नाम को याद कर लेते हैं। सिएवा किन तुरंत समझ जाता है कि जूजी क्या सुनना चाहता है। वो जल्दी से बोलता है, इस बार आपके ग्रेन रॉबरी के पीछे पिंगजान काउंटी की ये फैमिली है। उनके मैनेजर येजान मिन ने हमें इन्फो दी थी। जोजी हल्का सा भौहें सिकोड़ता है। अब उसकी सस्पिशन कंफर्म हो चुकी थी। ये फैमिली ने ही पीछे से खेल खेला था। वो शांत आवाज में पूछता है, और बदले में क्या मिला? इस बार डुआन लोंग खुद बोल पड़ता है।
उन्होंने हमें 20 गोल्ड इंगेट्स दिए और कहा कि आगे भी आपका ग्रेन लूटकर उनके साथ डील कर सकते हैं। जूजी अंदर ही अंदर कैलकुलेट करता है, इतने गोल्ड इंगेट्स, इसका मतलब ये फैमिली की ताकत काफी बड़ी है। लेकिन डुआन लॉन्ग की बात से उसे एक और चीज समझ आती है, इफन विलेज में खुद भी काफी ट्रेजर छुपा होगा। तभी जोजी अपनी जेब से एक और बॉटल निकालता है, उसे हल्के से हिलाता है। ये एंटीडोट है, चाहिए? ये सुनते ही दोनों की आंखों में लालच चमक उठता है। अब उनके लिए जान बचाना सबसे जरूरी था। जोजी आगे बोलता है, तुम लोग इतने सालों से यहां हो, काफी गोल्ड और ट्रेजर इकट्ठा किया होगा, सब दे दो, एंटीडोट मिल जाएगा। सिएवाकिन के दिमाग में तुरंत एक चाल चलती है। वो सोचता है, पहले जान बचाओ, फिर मौका मिलते ही इसे खत्म कर दूंगा। वो तुरंत ओबीडियंट बन जाता है। ठीक है, मैं सब दिखाता हूं। उधर बाकी बैंडिट्स अपने लीडर्स को बंधा हुआ देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं, सब हथियार डाल देते हैं। जूजी ऑर्डर देता है, सबको बांध दो। फिर सियावाकिन और डुआन लॉन्ग को साथ लेकर वो ट्रेजर स्पॉट की तरफ बढ़ता है। उनकी हालत पहले ही खराब थी, 3 दिन से पॉइजन असर कर रहा था। चलते चलते लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक हिडन जगह पहुंचते हैं जहां 2 बड़े बॉक्सेस रखे होते हैं। खोलते ही अंदर सोना, चांदी और ज्वेलरी भरी होती है। इतनी वेल्थ देखकर साफ था इन बैंडिट्स ने सालों तक लूटपाट की थी। लेकिन जोजी का ध्यान इन पर ज्यादा नहीं टिकता। उसकी नजर सीधे वेपन्स पर जाती है। एक स्टोरेज में सैकड़ों सोर्ड्स रखी थीं, दर्जनों स्ट्रॉन्ग बोस और यहां तक कि 3 सेट्स आर्मर भी। जोजी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि ये ट्रेजर से भी ज्यादा वैल्यूबल था। अब उसके पास आर्मी को मजबूत करने के लिए रियल इक्विपमेंट था। जूजी की नजरें उन वेपन्स पर टिक जाती हैं, रेयर मटेरियल से बने हुए स्वॉर्ड्स, बॉज और आर्मर। ये सब देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है, पिंगलियान की सबसे बड़ी कमी यही थी, इक्विपमेंट। और अब वो उसके सामने पड़ा है। सिएवाकिन उसकी आंखों की चमक देखकर तुरंत मौका पकड़ता है। लॉर्ड जू, अब तो एंटीडोट दे दीजिए। लेकिन जोजी उसकी बात इग्नोर करके सीधे पूछता है, तुम दोनों सच में सरेंडर करना चाहते हो? सिएवाकिन जल्दी से चेस्ट ठोक कर बोलता है, बिल्कुल, हम अपनी जान तक आपके लिए दे देंगे। उसके चेहरे पर फेक लॉयल्टी साफ दिख रही होती है। जूजी हल्का सा मुस्कुराता है, अच्छा तो पहले अपने लोगों को खाना खिलाओ। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन उसी पल उनकी आंखों में एक छुपी हुई किलिंग इंटेंट भी चमकती है। डुआन लॉन्ग तुरंत बोलता है, लॉर्ड, हम सब मिलाकर 318 लोग हैं। जोजी सिर हिलाता है, फिर वन तिन को आदेश देता है, आधे लोगों को लेकर बाहर जाओ और बाकी 316 बैंडिट्स, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, जल्दी खत्म करो। यह सुनते ही पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है। सिएवाकिन शॉक में रह जाता है। उसे लगा था जूजी उसे रिक्रूट करेगा, लेकिन यहां तो सीधा खत्म करने का ऑर्डर दिया जा रहा था। वो गुस्से में चिल्लाता है, तूने हमें धोखा दिया, तूने एंटीडोट देने का वादा किया था। वो और डुआन लॉन्ग दोनों अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 सोल्जर्स उन्हें तुरंत जमीन पर गिरा देते हैं। जोजी ठंडी आवाज में बोलता है, इन्हें मत मारो, इन्हें जिंदा ले जाना है। फिर वो आर्मर के पास खड़ा होकर धीरे से कहता है, मैंने कब एंटीडोट देने का वादा किया? और वैसे भी बैकाओकू का कोई इलाज नहीं, ये जहर अब तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच चुका है, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सुनते ही दोनों के चेहरे से सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। उनकी आंखों में सिर्फ डर और निराशा रह जाती है। जूजी बिना किसी इमोशन के उन्हें देखता है, क्योंकि उसके लिए ये लोग बस क्रिमिनल्स थे। उधर बाहर सोल्जर्स एक एक करके बैंडिट्स को खत्म कर रहे होते हैं, किसी को मौका नहीं दिया जाता। ये एक तरफा मैसेकर था। शुरू में जोजी को यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही वो डंजन में जाता है सब कुछ बदल जाता है। अंदर का सीन देखकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। दर्जनों औरतें फटे हुए कपड़ों में, शरीर पर घाव, आंखों में कोई उम्मीद नहीं। वो धीरे से बोलता है, डरो मत, मैं पिंगलियन का मजिस्ट्रेट हूं, तुम सब अब सेफ हो। लेकिन वो औरतें इतनी टूट चुकी थीं कि उन्हें यकीन ही नहीं होता। तभी वैन टिन और बाकी लोग जल्दी से अंदर आते हैं और अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। यह सिर्फ एक रेड नहीं था, यह इंसाफ था। जब वैन टिन डंजियन के अंदर घुसता है, उसकी नजर तुरंत एक औरत पर पड़ती है जो जमीन पर पड़ी होती है। वो बिना कुछ सोचे सीधा उसकी तरफ दौड़ता है, मुझे हल्का सा धक्का देकर उस औरत को अपनी बाहों में उठा लेता है। चुनैर,
चुनर, मैं हूं टिन। वो उसे बार बार हिलाता है जैसे उसे जगाना चाहता हो। मैं उसे रोकने ही वाला होता हूं कि घायल इंसान को ऐसे नहीं हिलाते, लेकिन अचानक वो औरत सच में आंखें खोल देती है। चुनैर जैसे ही वंतिन को देखती है तुरंत रो पड़ती है। टिन भाई, तुम्हें भी उन लोगों ने पकड़ लिया? वैन टिन की आवाज भर्रा जाती है। नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। मैं ये सब देखकर समझ जाता हूं, इसीलिए वैन टिन इतना बेखौफ होकर लड़ रहा था। ये उसके अपने लोग थे और अंदर ही अंदर सोचता हूं, ये लड़का अगर सही से ट्रेन हुआ तो बहुत आगे जाएगा। कोने में बैठी बाकी औरतें भी ये देखकर थोड़ा शांत होने लगती हैं। मैं फिर साफ आवाज में कहता हूं, डरो मत, तुम सब अब सेफ हो, हम पिंगलियन के सोल्जर्स हैं। तभी अंदर से एक कमजोर आवाज आती है, क्या सच में गवर्नमेंट के लोग हैं? मैं उस तरफ बढ़ता हूं। एक मिडिल एज्ड आदमी घिसटते हुए बाहर आता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। लॉर्ड, हम सबको रैंसम के लिए पकड़ा गया था। जब पैसे नहीं दे पाए तो इन्होंने हमें टॉर्चर किया। उसकी हालत देखकर मेरा चेहरा सख्त हो जाता है। मैं गुलाब से पूछता हूं, बाहर का क्या हाल है? वो खून से सनी तलवार दिखाते हुए कहता है, 316 में से एक भी नहीं बचा, सब खत्म। फिर जोड़ता है, कुछ लोग बॉडीज हटाने के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। मैं ठंडी आवाज में बोलता हूं, गड्ढे मत खोदो, लकड़ी लाओ, सबको जला दो। फिर तुरंत ऑर्डर देता हूं, और इन सबके लिए खाना बनाओ। ध्यान रहे पॉइजन्ड ग्रेन गलती से इस्तेमाल ना हो। थोड़ी देर बाद रेस्क्यूड लोग कांपते हुए डंजन से बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उन बिखरी हुई लाशों पर पड़ती है, कई लोगों का पेट मचलने लगता है। मैं खुद भी उस सीन को देखकर मुश्किल से खुद को संभालता हूं, लेकिन ये लोग जिनके साथ ये सब हुआ था, वो लाशों पर थूकते हैं, लात मारते हैं। उनके अंदर का गुस्सा अब बाहर आ रहा था। तभी एक सोल्जर भागता हुआ आता है, लॉर्ड, बाहर गेट पर कुछ लोग आए हैं। मैं तुरंत अलर्ट हो जाता हूं। दिमाग में फ्लैश आता है, क्या और बैंडिट्स, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी फाइट करके थक चुकी थी। अगर अब एक और अटैक हुआ, सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल सोल्जर बोलता है, उनके पास ये फैमिली का फ्लैग है, करीब 20 लोग हैं और गिफ्ट्स लेकर आए हैं। ये सुनते ही मैं शांत हो जाता हूं, फिर अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूं, तो आखिर वो खुद चलकर आए। उधर ये फैमिली का मैनेजर यगियन और उसके लोग जब फोर्ट्रेस के अंदर घुसते हैं तो उन्हें तुरंत कुछ अजीब महसूस होता है। हवा में खून की गंध, चारों तरफ सन्नाटा और माहौल बिल्कुल अलग, जैसे कुछ बहुत बड़ा हो चुका हो। पिछली बार जब येगियान इफेंजाई आया था, पूरा फोर्ट्रेस शोर शराबे से भरा हुआ था, लेकिन आज जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पूरा माहौल अजीब तरह से शांत था। इतना शांत कि डर लगने लगे। ऊपर वॉच टावर पर खड़े लोग भी खून से सने हुए थे। ये सीन देखकर येगियन और उसके साथ आए पोर्टर्स के चेहरे उड़ जाते हैं, लेकिन अब वो गेट तक आ चुके थे। वापस जाना पॉसिबल नहीं था। मजबूरी में हिम्मत जुटाकर अंदर घुसते हैं। अंदर आते ही येगियन चुपके से एक सोल्जर को सिल्वर देने की कोशिश करता है। भाई, यहां क्या हुआ है? लेकिन वो सोल्जर, जो अब जुजी की ट्रेनिंग से गुजर चुका था, सीधा डांट देता है, जो नहीं जानना चाहिए वो मत पूछ, और उन्हें सीधे अंदर हॉल की तरफ ले जाया जाता है। पीछे से भारी गेट बंद होने की आवाज आती है और उसी पल यगियन का दिल जोर से धड़कने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जमीन पर जगह जगह ताजा खून दिखाई देता है, कहीं कटे हुए अंग, कहीं बिखरे हुए निशान। एक जगह तो उसने खुद अपनी आंखों से देखा, एक बैंडेड बिना किसी इमोशन के कटी हुई हाथ उठाकर पीछे ले जा रहा था। ये देखकर उसके अंदर डर और बढ़ जाता है। वो सोचता है, हमने गलत लोगों से हाथ मिला लिया। आखिरकार वो जस्टिस हॉल में पहुंचता है। दोनों तरफ खड़े होते हैं 5-5 भारी भरकम आदमी, हाथ में खून टपकती तलवारें, चेहरों पर कोई भाव नहीं, जैसे राक्षस खड़े हों। ये सब देखकर येगियान और उसके लोग अंदर जाते ही कांपने लगते हैं। कुछ तो दरवाजे पर ही गिर जाते हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। तभी एक आदमी आगे बढ़ता है, येगियन को पकड़कर सीधे अंदर खींच लाता है। बाकी लोग भी डर के मारे घिसटते हुए अंदर आते हैं। ऊपर जूजी बैठा होता है, पूरी तरह बैंडिट बॉस की तरह। आवाज बदलकर भारी टोन में पूछता है, कौन हो, किसके आदमी हो और यहां क्यों आए हो? यगियन पूरी तरह घबरा जाता है। उसे आवाज से ही समझ आ जाता है ये सिएवा किन नहीं है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता।
बस कांपता हुआ जमीन पर सिर झुकाकर बैठा रहता है। अचानक जोजी जोर से मेज पर हाथ मारता है। मैंने पूछा, जवाब दो। डर के मारे येगियन तुरंत बोल पड़ता है, मैं येगियन रॉन, पिंगजियन काउंटी की ये फैमिली का ग्रेन मैनेजर। पहले सिएवा किन के साथ डील हुई थी, आज पेमेंट देने आया हूं। जूजी फेक सरप्राइजेस दिखाता है। अच्छा, वो भी बिजनेस करता था या फिर लूटपाट को ही बिजनेस कहता था? फिर सीधे पूछता है, पेमेंट लाए हो? यगियन तुरंत पीछे इशारा करता है। एक आदमी कांपते हुए लाल लकड़ी का बॉक्स लेकर आगे आता है। उसके कदम भारी हो जाते हैं, जैसे हर कदम मौत की तरफ बढ़ रहा हो। आखिर वो बॉक्स जूजी के सामने रख देता है और तुरंत पीछे हटकर जमीन पर गिर जाता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और अब खेल पूरी तरह जूजी के हाथ में था। जूजी धीरे धीरे उस लाल लकड़ी के बॉक्स को खोलता है। अंदर चमकते हुए 10 गोल्ड इंगेट्स पड़े होते हैं। एक पल के लिए उसके दिल में सेटिस्फैक्शन आता है, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाता। अचानक वो जोर से मेज पर हाथ मारता है। येगियन रॉन! नीचे घुटनों पर बैठा येगियन डर के मारे कांप उठता है। लगभग उसकी हालत खराब हो जाती है। जोजी ठंडी आवाज में बोलता है, तुमने 20 गोल्ड का डील किया था, लेकिन यहां सिर्फ 10 हैं। क्या ये फैमिली को मेरी ताकत पर शक है? येगियन तुरंत रोने जैसी आवाज में बोलता है, नहीं नहीं बॉस, 10 गोल्ड पहले ही सियावा किन को दे दिए थे, ये बाकी पेमेंट है। जूजी हल्का सा हंसता है। सियावा किन? वो तो मर चुका और आज से ये फोर्ट्रेस मेरे नाम पर है। फिर सीधा सवाल करता है, क्या तुमने वो 10 गोल्ड मेरे हाथ में दिए थे? येगियन हकलाते हुए सिर हिलाता है, नहीं। जोजी की आवाज और ठंडी हो जाती है। तो मतलब तुम अभी भी मुझे 10 गोल्ड देते हो? यह सुनकर यगियन अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता। जूजी उसे घूरते हुए कहता है, लगता है ये फैमिली हिसाब देने में चालाकी कर रही है। फिर वो जोर से गुलो को बुलाता है, जंदा ब्याओ। गुलो पहले समझ नहीं पाता, बस गुस्से में खड़ा रहता है। जूजी उसे हल्की किक मारता है, तब वो संभल कर आगे आता है। जी बॉस। जूजी शांत लेकिन डरावनी आवाज में बोलता है, पीछे जो बॉडीज पड़ी हैं अभी जलाई नहीं गई है ना, इन्हें ले जाओ और इनको दिखाओ जो मेरा कर्ज नहीं चुकाता उसका क्या हाल होता है। बस इतना सुनना था। सोल्जर्स तुरंत यगियन और उसके साथ आए 3 मेन लोगों को पकड़कर पीछे पहाड़ की तरफ ले जाते हैं। वहां का दृश्य देखकर उनकी सांसें रुक जाती हैं। लाशों का ढेर, खून की बदबू, हर तरफ मौत। तीनों की हालत खराब हो जाती है, उल्टी करने लगते हैं। जूजी भी अंदर से थोड़ा अनईजी महसूस करता है, लेकिन चेहरा बिल्कुल कोल्ड रखता है। फेंको इन्हें अंदर और सिएवा किन और दुअन लोंग को ढूंढो, खुद देखेंगे किससे पंगा लिया था। तीनों को धक्का देकर उस लाशों के ढेर में गिरा दिया जाता है। वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक खून से सनी तलवार उनके सामने आकर रुक जाती है। गुल्लो गुर्राता है, या तो अंदर जाओ और उन्हें ढूंढो, या 10 गोल्ड अभी दे दो। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। कांपते हुए येगियन आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उस ढेर के पास पहुंचता है, एक लाश फिसलकर उसके सामने गिरती है। उसकी खुली आंखें सीधे उसे घूर रही होती हैं। उस पल येगियन का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। डर इतना बढ़ जाता है कि जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। अब उसे समझ आ चुका था, ये कोई नेगोशिएशन नहीं, ये सीधा फैसला था। पीछे खड़े ये फैमिली के लोग और वो यंग मास्टर, सबके सब डर से कांप रहे थे। कई तो वहीं खड़े खड़े पेशाब कर चुके थे। येगियन रॉन सीधे घुटनों पर गिरकर सिर पटक पटक कर भीख मांगने लगता है। बॉस जू, दया करो, वो 10 गोल्ड हम दे देंगे, जरूर देंगे। उसकी आवाज कांप रही होती है। जूजी उसे ठंडी नजर से देखता है। तुम्हें पता है मैं इफन फोर्ट्रेस से क्यों टकराया? येगियन सिर झुकाए कांपते हुए बोलता है, क्योंकि उन्होंने आपका पैसा नहीं लौटाया। जूजी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, गलत, उन्होंने मेरी इंडियन में 2 कटोरे नूडल्स खाए और पैसे सिर्फ 1 के दिए। यह सुनकर येगियन का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। अंदर ही अंदर सोचता है, 1 कटोरे नूडल्स के लिए 300 से ज्यादा लोग मर गए। लेकिन बाहर वो तुरंत सिर हिलाता है, सही किया आपने, वो लोग सजा के लायक थे। वो इतना डर चुका था कि हर बात में हां कर रहा था। जूजी कैजुअली उस यंग मास्टर के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम बताओ, सही किया ना?
लेकिन वो लड़का इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। येगियन जल्दी से उसकी तरफ से जवाब देता है, जी बिल्कुल सही। जोजी देखता है कि उसका काम हो चुका है। वो तुरंत उन्हें वापस हॉल में ले जाने का 15 अभी तो 10। जोजी बिना भाव बदले बोलता है, अगर पहले 10 दे देते तो इतना सब नहीं होता, अब इंटरेस्ट लगेगा। फिर ठंडी आवाज में जोड़ता है, 300 लोगों की जान गई सिर्फ एक बोल नूडल्स के इंटरेस्ट में, तो मेरे 5 गोल्ड का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। यह सुनकर यगियन का दिमाग पूरी तरह टूट जाता है। वो तुरंत सिर हिलाने लगता है, नहीं बिल्कुल महंगा नहीं, आप तो बहुत दयालु हैं। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही होती है। जूजी ये देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, फिर अचानक बोलता है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम दिल से कन्विंस्ड नहीं हो। यज्ञन का दिल फिर से धड़कने लगता है। जूजी आगे झुकता है, यह हमारी पहली डील है, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा। यह सुनकर येगियान और उसके लोग और भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बैंडेड बॉस का गिफ्ट किसी सजा से कम नहीं होता। यह फैमिली का मैनेजर यज्ञन रॉन अब पूरी तरह डर चुका था। उसे लग रहा था कहीं जूजी मजाक में सच में कोई खौफनाक गिफ्ट ना दे दे, जैसे पीछे की लाशों में से कटी हुई सिर भेज दे। वो तुरंत हाथ जोड़कर बोल पड़ता है, नहीं नहीं बॉस, हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आपने हमें जिंदा छोड़ दिया वही बहुत है। जूजी उसे घूरता है, गिफ्ट लेने से मना करोगे? क्या मेरी इज्जत गिराना चाहते हो? अब येगियान के पास कोई जवाब नहीं बचता। वो अंदर ही अंदर कांपता रहता है। इसी बीच बात घूमते घूमते पिंगजियान के प्रीफेक्ट यीवन मिन तक पहुंचती है। जैसे ही जूजी को यह पता चलता है कि यह फैमिली का उससे कनेक्शन है, उसके दिमाग में तुरंत सब जुड़ जाता है। लेकिन वो बाहर से कुछ नहीं दिखाता, उल्टा अनजान बनकर पूछता है, ये यवान मिन कौन है? यज्ञन को लगता है जूजी सच में नहीं जानता, तो वो थोड़ा हिम्मत पकड़कर बोलता है, वो हमारे परिवार का ही आदमी है, पिंगजियन का प्रीफेक्ट। जूजी अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। अब उसे कंफर्म हो चुका था कि ये फैमिली और ऊपर के करप्ट ऑफिशियल्स जुड़े हुए हैं। लेकिन वो तुरंत टोन बदल देता है, एग्जैजरेटेड रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलता है, अरे तो तुम लोग उसी फैमिली के हो, फिर तो अपने ही लोग हुए। ये सुनकर येगियान को लगता है कि जोजी डर गया है। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आता है। वो सोचता है शायद अब गोल्ड बच जाए, लेकिन अगले ही पल जूजी कैजुअली बोलता है, तो फिर गिफ्ट तो और भी बड़ा देना पड़ेगा। फिर वो जोर से आदेश देता है, जैंडावी आओ, वेयर हाउस से वो नया ग्रेन लेकर आओ जो 3 दिन पहले आया था। येगियन ये सुनकर राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे लगता है ये बस ग्रेन है, कोई खतरनाक चीज नहीं। उधर गुलाव तुरंत समझ जाता है ये वही ग्रेन है जिसमें बाइकाओ को पॉइजन मिला हुआ है। वो वेयरहाउस में जाता है, वहां अलग से मार्केट सैक्स पड़े होते हैं ताकि कोई गलती से मिक्स ना हो जाए। कुछ ही देर में वो और बाकी सोल्जर्स मिलकर वो सारा पॉइजन ग्रेन उठाकर हॉल में ले आते हैं। अब हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। जोजी की नजरें येगियान पर टिक जाती हैं और धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर उभरती है। जूजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैनेजर, ये तुम्हारी फैमिली तो ग्रेन बिजनेस में है। ये गोल्डन राइस कुछ दिन पहले तुम्हारे ही दुश्मन जूजी ग्रेन शॉप से लूटा गया था। अब जब मैंने इफेंजाई को खत्म कर दिया तो ये सारा ग्रेन मैं तुम्हें दे रहा हूं। बताओ, अब भी 15 गोल्ड देने में कोई दिक्कत है? सामने पड़े 600 से 700 जिन हाई क्वालिटी ग्रेन को देखकर येगियन के पास कोई जवाब नहीं बचता। अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन चेहरे पर मजबूरी वाली स्माइल लाकर सिर हिला देता है। कोई दिक्कत नहीं। जोजी खुद अपने थ्रोन से उठकर उसके पास आता है, उसे पकड़कर खड़ा करता है। वैसे तो मुझे तुम्हें होस्टेज बनाकर रखना चाहिए था, लेकिन तुम लोग स्कॉलर फैमिली से हो और प्रीफेक्ट यवान मिन से रिलेशन भी है, इसीलिए आज छोड़ रहा हूं। यह सुनकर येगियन को राहत नहीं मिलती, बल्कि और डर लगता है, क्योंकि उसे साफ समझ आ चुका था यह आदमी जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक है। 300 से ज्यादा लोगों को खत्म कर चुका है। और तभी जोजी धीरे से अगली चाल चलता है, आज तुम सब जा सकते हो, लेकिन मेरा आदमी तुम्हारे साथ जाएगा और 15 गोल्ड लेकर वापस आएगा। जोजी की मुस्कान देखकर येगियान के शरीर में ठंडक दौड़ जाती है। जी बिल्कुल। गुलो तुरंत तैयार हो जाता है, साफ कपड़े पहनकर येगियन के साथ नीचे उतरता है।
उधर पिंगजियान में यही फैमिली का हेड यबुआ पहले तो खुश हो जाता है जब देखता है कि ग्रेन वापस आया है, लेकिन जैसे ही पूरी कहानी सुनता है, इफेंजाई का खत्म होना और जोजी का 15 गोल्ड डिमांड, उसका चेहरा उतर जाता है। अब उसे समझ आता है ये कोई साधारण बैंडिट नहीं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी है। वो सोचता है कि कैपिटल में बैठे यीवन मिन से मदद मांगे, लेकिन सच ये था कि यीवन मिन खुद पावरलेस था। उसके पास खुद की आर्मी नहीं थी। दूसरी तरफ जोजी अलग लेवल पर खेल रहा था। उसने पिंगलियन में खुद ग्रैनरी खोला, लोगों को बचाया, वॉल्स और हाउसेस रिबिल्ड किए, और सबसे बड़ी बात, आर्मी खुद बनाई। अब वो सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट नहीं था, बल्कि पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में था, मिलिट्री भी, गवर्नेंस भी और रिसोर्सेज भी। और यही चीज उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। येबुआ अपने स्टडी में गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी पसंदीदा जेड स्नफ बॉटल तक फेंककर तोड़ दी और सामने घुटनों पर बैठे येगियन रॉन की हालत खराब थी, सिर झुकाए कांप रहा था। अगर येबुआ ने खुद गार्ड्स और पोर्टर्स से पूरी बात वेरीफाई ना की होती तो वो सच में यही समझता कि येगियन ने बैंडिट्स से मिलकर फैमिली की दौलत हड़पने की साजिश की है। लेकिन असल सच्चाई ये थी कि ये पूरा प्लान खुद येबुआ का ही था। अब जब सब उल्टा पड़ गया तो गुस्सा निकालने के लिए कोई और नहीं था। कुछ देर बाद येबुआ के दिमाग में एक शक आता है, क्या ये लाइफ्यू जूजी ग्रेन शॉप का आदमी हो सकता है? येगियन थोड़ा सोचकर जवाब देता है, अगर ऐसा है तो उनका बैकिंग बहुत खतरनाक है। 300 से ज्यादा लोगों को बिना सोचे खत्म कर दिया। लेकिन मैंने पता किया है, जूजी शॉप का ओनर ऑनरेडी सिटी छोड़कर जा रहा है। मुझे नहीं लगता दोनों जुड़े हैं। येबुआ गहरी सांस लेता है। एक बाउल नूडल्स के लिए पूरा फोर्ट्रेस खत्म। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो हुआ वो सामने था। येगियन धीरे से पूछता है, तो अब गोल्ड और ग्रेन का क्या करें? येबुआ मजबूरी में फैसला लेता है, दे दो। अभी उससे टकराना सही नहीं। वो खुद आदमी भेज रहा है, मतलब उसे डर नहीं है। इस तरह ये फैमिली को झुकना पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लॉस रिकवर करने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि अब जूजी शॉप बंद हो चुकी थी। मार्केट पर पूरा कंट्रोल उन्हीं का था। ग्रेन प्राइस बढ़ाकर वो आसानी से अपना नुकसान निकाल सकते थे। उधर रिसेप्शन हॉल में गुलाब आराम से बैठा चाय पी रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें हर चीज ऑब्जर्व कर रही थीं। उसे जोजी का साफ आदेश था, अगर गोल्ड ना मिले तो कम से कम इनका लेआउट समझकर आना। वो बाहर से शांत बैठा था, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा घर, गार्ड्स, रास्ते सब याद कर रहा था, क्योंकि ये डील सिर्फ गोल्ड की नहीं थी, ये आने वाले बड़े खेल की तैयारी थी। गुलाव अंदर ही अंदर सब कैलकुलेट कर चुका था। पॉइजन्ड ग्रेन पहले ही भेजा जा चुका है, बस सही वक्त का इंतजार है। जैसे ही ये फैमिली उस ग्रेन को खाएगी, सब खत्म। फिर बिना ज्यादा एफर्ट के पूरा हिसाब बराबर हो जाएगा। इसी सोच में वो टी का कप रखने ही वाला होता है और उठने का नाटक करता है कि तभी येगियन रॉन एक 40 से 50 साल के आदमी को साथ लेकर बाहर आता है। वही ये फैमिली का हेड येबुआ। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है, अरे ये तो फ्यू फोर्ट्रेस के हीरो जान हैं, स्वागत है। लेकिन गुलाव कोई फॉर्मल बात नहीं करता, सीधा मुद्दे पर आता है, गोल्ड कहाँ है, और उठकर जाने का नाटक करता है। अगर नहीं है तो मैं चलता हूं। येबुआ तुरंत उसे रोकता है, अरे नहीं, क्यों नहीं होगा, अभी लाते हैं। वो ताली बजाता है और एक खूबसूरत लड़की सैंडलवुड बॉक्स लेकर अंदर आती है। एक पल के लिए गुलाव भी थोड़ा चौंकता है, लेकिन तुरंत उसे जूजी की ट्रेनिंग याद आती है। ये सब हनी ट्रैप है। वो बिना कुछ बोले सीधा बॉक्स छीन लेता है, खोलकर चेक करता है, 15 गोल्ड इंगेट्स पूरे हैं। कंफर्म करते ही मुड़कर जाने लगता है, लेकिन येबुआ अभी भी हार मानने वाला नहीं था। वो फिर बोलता है, इतनी दूर आए हो, कम से कम वाइन पीकर जाओ। असल में उसका प्लान साफ था, गुलाव को नशे में करके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना, फेयू फोर्ट्रेस की असली ताकत जानना। लेकिन गुलाव अब पहले वाला सिंपल आदमी नहीं था। जूजी की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और ट्रेनिंग ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वो बिना एक सेकंड सोचे साफ मना कर देता है और सीधा बाहर निकल जाता है। येबुआ वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। ब्यूटी ट्रैप भी, वाइन ट्रैप भी, कुछ काम नहीं आया। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये लोग आखिर हैं कौन? क्योंकि सामने वाला दुश्मन अब सिंपल बैंडिट नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड, कैलकुलेटेड और खतरनाक था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, फ्री है, इतना तो कर ही सकते हो। एंड हाँ, हाइप भी करते जाना ताकि हमें हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।